राम राम जी। जय श्री दक्ष महाराज की जय। जय श्री यादे माँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम समाज के लिए कुछ लाइव स्ट्रीम्स अपनी आईडी से कर रहे हैं, जिसमें कि हम समाज को जागरूक करने की बातें या जो भी अत्याचार हो रहे हैं उन पे अपनी डिबेट या अपना इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट टाइप में, या समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें समाज सेवी कह सकते हैं या समाज के लिए जो लड़ रहे हैं फील्ड में, उनके साथ हमारी लाइव स्ट्रीम होंगी। तो जो ये लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं इसको हम नाम दे रहे हैं चर्चा विद प्रजापति। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर राकेश प्रजापति, जो कि सपा पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे अपनी डिबेट करते हैं। तो आज उनके साथ में लाइव स्ट्रीम होगी। जिस भी भाई को कोई कैसा भी सवाल हो तो वो अपना सवाल कमेंट में ज़रूर लिखे ताकि उनसे हम पूछ सकें उस सवाल को। और ये जो लाइव स्ट्रीम है या एक पॉडकास्ट कह सकते हैं या ये हमारा शो है छोटा सा, इसमें हम बिना लिखे हुए सवाल, यानी कि उनको कुछ नहीं पता कि हम क्या पूछेंगे, तो आप सभी अपने जो भी क्वेश्चंस हैं समाज के प्रति तो उनको आप लिखें। तो मैं राकेश जी को रिक्वेस्ट भेजता हूं, भैया को, बड़े भाई हैं और बहुत अच्छी तरीके से डिबेट रखते हैं। शायद इस लाइव स्ट्रीम में 4 चांद लग जाएंगे यदि वो ज्वाइन होते हैं तो। ये एक हमारी मोना जी हैं, मोना प्रजापति। आपका वीडियो मैं बहुत देखती हूँ, सीख मिलती है कुछ आपके वीडियो से। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय दक्ष प्रजापति की जय श्री यादे माँ। राकेश भैया आगे हैं लाइव स्ट्रीम पे, मैं उनको ज्वाइन करता हूँ। हाँ भैया जी, मैं आपको बहुत स्वागत है राकेश भैया का लाइव स्ट्रीम पे। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। पूरे प्रजापति समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है कि आपने समय दिया। और आज कोशिश रहेगी कि लाइव स्ट्रीम के द्वारा हमारे जो समाज के युवा हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा, तो उनको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मैं दोबारा से भैया का परिचय करा देता हूं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इंस्टाग्राम फैमिली के, और बाद में ये लाइव स्ट्रीम हम फेसबुक पे भी शेयर करेंगे और यूट्यूब पे भी करेंगे और इंस्टाग्राम पे भी। तो हमारे बड़े भाई डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, जो कि सपा पार्टी, जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसमें वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे अपनी डिबेट रखते हैं और समाज में इनका अच्छा नाम है और अच्छे से अपनी बात रखना जानते हैं। तो राकेश भैया, पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आज आपने मुझे पहली बार, शायद मैं इंस्टा पर लाइव होऊंगा, पहली फर्स्ट बार है? टाइम। हाँ, इंस्टा पर मैं लाइव नहीं रहता हूँ, मैं एक्चुअली फेसबुक पर काम करता हूँ और आपने मुझे मौका दिया। मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, शानदार हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी वियतनाम में बहुत अच्छे होंगे। जी जी, आपका प्यार है, बस आप सभी प्यार ऐसे ही बना के रखें। और आप जैसे बड़े भाइयों को देख के थोड़ा दिल खुश हो जाता है कि समाज के काफी मुद्दों पे आप डिबेट रखते हैं और खुल के रखते हैं। तो ऐसा ही रखना चाहिए। बाकी युवाओं को आज कुछ सीखने को मिले, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी आपसे कुछ अच्छा निकलवाने की। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट टाइप का है भैया जी। हमारे इंस्टाग्राम पे हम ज्यादातर हमारे जितने भी इंस्टाग्राम के व्यूवर्स हैं उनको कुछ सीखने के लिए मैं लाइव स्ट्रीम चलाता हूँ हमेशा, कि उनको कुछ सीखने को मिले। तो आज की, जैसा कि आप राजनीति से बिलोंग करते हैं, तो ज्यादातर हमारी बातें राजनीति को लेके होंगी। तो आप जो सवाल आपको अच्छा लगे आप उसका जवाब दिल खोल के दीजिएगा, ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल अच्छा नहीं, सवाल बुरा भी लगेगा उसका भी
मेरा देखिए, मैं बेबाकी के लिए जाना जाता हूँ जी समाज जी में। जी मैं जिस बेबाकी से, चाहे मुझे कोई भी मुद्दा सही समाज का, राजनीतिक ही नहीं, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, जिस पहलू पर आप बात करेंगे मैं बेबाकी से बात करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 बिल्कुल। तो राकेश भैया, पहले तो ना आप अपना पूरा परिचय दीजिए कि भाई आप कहाँ से हैं और आप की शिक्षा क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा रवि भाई। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश, भारत का एक प्रांत है उत्तर प्रदेश। जी उस उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं, और बदायूं की एक तहसील है बिसौली। आज तो अब तो मैं बिसौली में ही रह रहा हूँ, लेकिन मेरा पैतृक जन्म एक गांव है बिसौली तहसील में, वहां पर हुआ। और लगभग काफी पुरानी तहसील है, अंग्रेजी शासनकाल की तहसील है। जी बिसौली जिसे कस्बा कहते हैं, वहां पर निवास था। और प्राथमिक शिक्षा यहीं पर भी, इंटरमीडिएट की शिक्षा यहीं पर हुई। ग्रेजुएशन चंदो से वहां से हुआ, वहीं पर भी ग्रेजुएशन मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज है वहां से हुआ। बीएड बुलंदशहर से, अनूप शहर से हुआ। एमएड बरेली यूनिवर्सिटी कैंपस से हुआ। पीएचडी मोनाड यूनिवर्सिटी, डॉक्टरेट जिसे कहते हैं, मोनाड यूनिवर्सिटी से हुई। और नेट भी हूँ एजुकेशन में, दो दो बार नेट भी है मेरा। तो एमएससी फिजिक्स, एमएड, नेट, पीएचडी, और कंप्यूटर में भी कई सारे डिप्लोमा, ओ लेवल, ट्रिपल सी, ये सारे कर चुका हूँ। साथ ही साथ इस समय वर्तमान में मैं इंटर कॉलेज में एज ए टीचर, लेक्चरर कार्य कर रहा हूँ कॉलेज में, जैसे एडेड कहते हैं। तो कॉलेज तीन प्रकार के होते हैं: एक राजकीय जो पूरी तरीके से सरकारी होते हैं, एक होते हैं एडेड जिन्हें तनख्वाह तो राजकीय के बराबर मिलती है, लेकिन मैनेजमेंट ये तो इस एडेड कॉलेज शिक्षक लेक्चरर कार्य कर रहा हूँ। और चूंकि एडेड में कार्य करने वाला व्यक्ति राजनीति कर सकता है फुल टाइमर, ये हमारे संविधान में है। राजकीय वाला नहीं कर सकता, प्राइमरी वाला नहीं कर सकता, और राजकीय डिग्री कॉलेज वाला भी नहीं कर सकता, ठीक है। राजकीय इंटर कॉलेज वाला भी नहीं कर सकता, प्राइमरी वाला भी नहीं कर सकता, जूनियर वाला भी नहीं कर सकता। एकमात्र माध्यमिक और जिसे एडेड डिग्री कॉलेज कहते हैं, ये दो लोग ऐसे हैं जो फुल टाइमर अपनी नौकरी के साथ साथ राजनीति कर सकते हैं। तो इस समय मैं टीचिंग के साथ साथ दूसरा राजनीति भी फुल टाइमिंग करता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपने एक छोटी सी उसमें आपने बहुत सारी चीजों का बता दिया कि भाई जिसको राजनीति में आना है तो वो फुल टाइम कैसे करे। और मान लो कोई कॉलेज में पढ़ रहा है भैया जी, तो क्या कॉलेज में पढ़ते हुए वो राजनीति कर सकता है? नहीं, देखिए, जितने भी बड़े नेता हुए हैं वो सारे स्टूडेंट से ही निकले हैं। और जेएनयू, आज के दौर में जेएनयू उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी कन्हैया कुमार, बहुत से मेवाती, ये तुम्हारा हार्दिक पटेल, ये सारे लोग देखिए कहाँ से निकल कर आए, जेएनयू से निकल के आए। अभी दो तीन महिलाओं को आप सुन रहे होंगे, बड़ी अच्छा है, बोल रही हैं। एक प्रियंका भारती का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। एक जी जी कंचन यादव का नाम सुन रखा होगा। ये सारे सब यूनिवर्सिटी से निकल करके आए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे लोग जो है यूनिवर्सिटी कैंपस से निकल करके आए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज ही राजनीति की पहली प्रयोगशाला कह सकते हैं, जहां से लोग निकलते हैं। जी जी जी। नहीं भैया जी, जैसे आपने जेएनयू का नाम लिया, बाकी जेएनयू में काफी अच्छे पॉलिटिशियन बने हमारे आगे जाके, जो भाजपा पार्टी में भी हैं, सपा में भी हैं और आप पार्टी में भी हैं। बट बाकी जो अभी जो जेएनयू में स्टडी कर रहे हैं जो लोग, वो लोग राजनीति की जगह भारत को की गाली देने लग जाते हैं। भारत कई बार जैसे अब कन्हैया कुमार का उदाहरण आपने दिया, कन्हैया कुमार ने स्टार्टिंग में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस टाइप से फेमस होने का ये क्या क्या नया तरीका है क्या ये? हाँ, ये थोड़ा, ये एक्चुअली ये बात सही है। देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, जी जेएनयू से निकली हुई हैं। जी बहुत बहुत बड़े नेता जेएनयू से निकले हुए हैं। संजय सिंह जी जैसे नेता, सुलझे हुए नेता भी। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी जो है जेएनयू से निकले हुए लोग हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो हैं वहीं से निकले हुए लोग हैं। बहुत से लोग हैं। और ये आपकी बात को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन वास्तविकता और है। वास्तविक
लगता है कि सच्चाई कुछ और है और दिखाई भी कुछ और जाती है क्योंकि भैया कई जी मामलों में। क्या हाँ, होता है। मैं ऐसी मैं ऐसी किसी भी के टुकड़े होने वाले की करने लोगों से किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता। थोड़ा सा समर्थन नेट का थोड़ा इशू हो आपको रहा है आपकी साइड से। ऐसे तो वाईफाई चल रहा है, बिल्कुल वाईफाई में हूँ। एक सेकंड, मैंने अभी चेंज किया अपना। नहीं भैया जी, मैं ये जो देखो, हम राजनीति में नहीं है, जैसे मेरे जैसे काफी सारे युवा हैं वो राजनीति में नहीं है, तो वो जब ऐसी चीजों को सोशल मीडिया पे सुनते हैं कि भाई देश को कहां से बीच में ला रहे हो आप, नेताओं पे टिप्पणी करो, विपक्ष पे टिप्पणी करो, या जो पार्टी पक्ष है उस पे टिप्पणी करो, बाकी देश को लेकर तो बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है ना। तो देश को लेके ऐसी ऐसी जब बातें आती हैं तो फिर वो धारणा थोड़ी बदल जाती है कि भाई ये बंदा देश के अपोजिट है। तो तो उसको लाइक हम जैसे भाई जो होते हैं, हमारे जैसे हिंदुत्व प्रवृत्ति के होते हैं, वो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई ये देशद्रोही है इसलिए ऐसी स्पीच दे रहा है। नहीं, देखिए रवि भाई, एक्चुअली मैं थोड़ा सा, बिल्कुल मैंने कहा ना, मैं बोलता बिल्कुल क्लियर हूँ, ठीक है ना। जी जी जी। एक्चुअली जेएनयू एक ऐसी प्रयोग पाठशाला रही जहां पर आरक्षण लागू होने के बाद, आप जी समझिए, आप वहां पर पहुंचिए, संविधान का में आरक्षण लागू होने के बाद, जी एक्चुअली रवि भाई, मंडल कमीशन के बारे में हमारा समाज के युवा नहीं जानता, ठीक है ना। जी मैं जब भी बात करता हूँ, कई ग्रुपों में बात होती है, चर्चा करता हूँ, तो हिंदुत्व की बात होती है, बट जब उससे ये पूछ लिया जाए मंडल कमीशन कब लागू हुआ, जी। तो उसे डेट नहीं पता होगी। बिल्कुल। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितनी थी, ये उसे लागू नहीं हो पता होगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, पिछड़े वर्ग के 95% को, 95% आंकड़ा दे रहा हूं मैं, गलत नहीं हूं मैं तो, बड़े मुंह से आपने कहा वो बोलते, ठीक है। 95% को ही पता है आज तक कि वो कितने राज्यों में 27% आरक्षण लागू होगा। जी 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 27% तो क्यों लागू, ये वही देखिए, देखिए, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो छुआछूत थी, अस्पृश्यता थी, टचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी थी, ये तक था कि लोग मैं तो, मेरा एक बड़ा फेमस भी है, कई लोग कहते भी है, मन से बता दो, कि जो जो मटका होता था ना, मटका कुम्हार बनाता था, जी जी उस मटके का पानी कुम्हार पान नहीं पी सकता था अगर वही किसी उच्च जाति के घर पर पहुंच जाता था, ये सच्चाई था। इस नकार था तो अपने थी, वास्तविकता थी, ठीक है। जब हाँ, तो जब देश आजाद हुआ, ये जो सारी बातें हैं, देखो अभी तो बहुत आधुनिक युग है, तो आज के समय तो चलो ये चीज नहीं सामने आती, पिछली जो चीजें हैं उनमें आप कह सकते हैं। बाकी जो हालांकि जो स्वर्ण समाज कहा जाता है, पहले स्वर्ण समाज का कोई नाम जिक्र नहीं था। बाकी अब स्वर्ण समाज का नाम लेके ये चीज हो सकती है कि बड़ी जो जातियां बना दी गई, नाम से बड़ी जातियां बना दी गई, बट वो काम से हमेशा सुधरी रही। और जैसे आप बता रहे हो कि भाई मटका प्रजापति समाज की देन, और उन्हीं को पानी नहीं पीने दिया जा रहा, ना ही उन्हें सामने बिठाया जा रहा। तो ऐसी ऐसी जो बातें जब सामने आती है ना आज के समय में, तो मैं पूरे ओबीसी समाज या दलित समाज की तरफ से ये बात कहना चाह रहा हूं कि उनको दुख होता है और तभी वो उन लोगों का विरोध करते हैं। क्या ये सही है विरोध करना आज के समय में? नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, अभी यूजीसी आया, आपने देखा होगा, ठीक है ना। जी अच्छा, यूजीसी जब आज यूज नहीं था, मैं कह रहा हूं, क्या गलत, क्यों गलत था, केवल यूजीसी यही तो कह रहा था कि आप किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, गूंगापन, लंगड़ापन, बहरापन, अंधापन, गोरा, काला, या और किसी भी आधार पर उस पर किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी या उस पर कोई गलत अनगढ़ आरोप नहीं कर सकते, यही तो कह रहा था। जी 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 विरोध कितना विरोध हुआ देश के अंदर, आपने देखा होगा कितना जी। विरोध हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विरोध करने
अच्छा, यहाँ से बोलने की जरूरत नहीं, विरोध करने वाले लोग कौन थे। एक बार हमारे दर्शकों को यूजीसी की फुल फॉर्म और बताइए थोड़ा सा, ताकि इन लोगों को अभी यूजीसी की फुल फॉर्म भी नहीं पता काफी सारे लोगों को, तो आप एक बार थोड़ी दृष्टि जी डालिए। जी, और यह नियम बहुत कब बना, बहुत यूजीसी नियम कब बना स्टार्टिंग में, और इसको यूजीसी को लागू करना चाहिए या फिर इस पे अभी कुछ संशोधन करना चाहिए सरकार को, तो अपनी अपनी परिभाषा में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली यूजीसी की फुल फॉर्म तो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये तो 1955 में बन गई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, तब से चल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ था, पीछे ये पाया गया, क्योंकि कई लोगों की हत्या, रोहित वेमुल्ला की हत्या हुई, डॉक्टर प्रिया तांबड़े की हत्या हुई, एक बहन थी हमारी, उसकी, कई लोगों की मॉब लिंचिंग या किसी भी तरीके से कह लीजिए दलित उसके उसमें उनकी हत्या हुई। जब हत्या हुई तो कमेटी बनाई। उस कमेटी के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, दिग्गी भैया, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और उस जी। कमेटी में 32 सांसद थे उनके साथ साथ। उसमें भाजपा के भी कई सांसद, 10-12 भाजपा के थे, कांग्रेस के थे, तृणमूल कांग्रेस के थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, राजद के भी थे, 32 सांसद थे। और उन 32 सांसदों ने पूरे देश के अंदर जा जा करके, यूनिवर्सिटी में जा जा करके एक सर्वे किया। और सर्वे करने पर यह पाया गया कि पूरे भारत के अंदर पिछड़ों पर 118% अत्याचार बढ़ा है। ये डाटा को नोट करने की जरूरत है। 118%, यानी कि पहले अगर 100 होते थे तो अगली साल को 128 हो रहे हैं। वो हाँ। 218 हो रहे हैं, 118 और जोड़ लीजिए। अब अगली साल को 218 का 118%, तो कुल मिलाकर के अगली साल को वो संख्या जो है 400 से पार निकल जाएगी। तो ये लगातार 118% जब ये वृद्धि पाई गई, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए यूजीसी लाने की जरूरत है। यूजीसी, अब आपका जो अगला क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि यूजीसी में कोई सुधार लगता है आपको। हाँ, इतना जरूर होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गलत आरोप ना लगाए। अगर गलत आरोप लगाए तो उस पर कुछ सजा का या दंड का, आर्थिक दंड का प्रावधान हो, मैं इस पर सेटिस्फाइड हूं। हाँ, लेकिन क्योंकि यूजीसी लागू होना चाहिए। यूजीसी लागू नहीं तो लगातार शोषण हुआ है और होता रहेगा। अच्छा, इसी इसी कानून के चलो, ये कानून तो हमारा लागू होके रहेगा, वो तो ये तो है ही तय। बाकी संशोधन हो जाए तो और अच्छा रहेगा। और भैया जी, एक ये ईवीएस, ईडब्ल्यूएस, ये ईडब्ल्यूएस जो बिल्कुल कैटेगरी है, इसमें ये कहां तक सही है? इसमें यदि ये ईडब्ल्यूएस यदि लागू हो रही है आज की डेट में, और इसका जो बेनिफिट है वो अपर कास्ट, जनरल कास्ट को मिल रहा है, तो इसमें जो इन्होंने वेरी गुड। नियम बनाए हैं पैसे वाला जी, कि आपकी आमदनी एक साल में इतनी दिखाई जाएगी, 8 लाख के समथिंग, तो जहां 8 लाख रुपए कोई एक साल में कमा रहा है, तो वो कहां से गरीब हो जाता है? एक तो इस पे थोड़ा टिप्पणी करिएगा। यदि वो 8 लाख पे गरीब है, तो फिर जो आदमी 1.5-2 लाख या मजदूरी कर रहा है, तो फिर उसको तो उससे अपर कैटेगरी में रखना चाहिए, उसको तो पहले आरक्षण मिलना चाहिए, यदि इस हिसाब से देखा जाए तो ये कहां तक सही है? थोड़ा इस पे और अपनी टिप्पणी करिए। रवि रवि भाई, बड़ा क्वेश्चन पूछा है आपने। जनरली जनरली बहुत कम लोग, हमारे समाज के लोग, ईडब्ल्यूएस के बारे में जानते हैं। मैं इसलिए लेकिन पूछ रहा हूँ भैया जी, अभी क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे साथ जब मैं अपने गुरुकुल करके आया, मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मैंने एक अपनी लाल बहादुर यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, मैंने उसमें एग्जाम दिया था, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा वहां पे एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारण से, बट मेरे साथ का एक मेरा दोस्त राजपूत था, एक ब्राह्मण था, तो उनका एडमिशन हो गया था। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने ये अपना जो यूजीसी वाला कानून था उसका मेरे को अब थोड़ा सा वो महसूस होता कि शायद इस कारण से मेरे को फेल कर दिया होगा, इसलिए मेरा एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। तो इसलिए मैं सवाल वेरी पूछ गुड, रहा बहुत था कि हाँ, तो थोड़ा बहुत अपनी बढ़िया। टिप्पणी करिए। मैं थोड़ा समय चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। जी जी जी। ये ईडब्ल्यूएस की पहले तो फुल फॉर्म बताऊं मैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन। जी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन मतलब आर्थिक रूप से कमजोर। जी। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जी प्रजापति भी हो सकता है, पाल भी हो सकता है, नाई, धीमर, कड़रिया, तेली, तमोली, गुर्जर, शाक, कुशवा, सैनी, राजभर, बिंद, निषाद, धोबी, वाल्मीकि, खटीक, पासी, सब हो सकते हैं ना।
जी लेकिन जी आपको पता है ईडब्ल्यूएस का फायदा केवल कौन ले रहा है? जी अगर ईडब्ल्यूएस लायक, मैं इसके पक्षधर हूं, मैं आपको बताऊं ईडब्ल्यूएस का मैं पक्षधर हूं, बट ईडब्ल्यूएस सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि गरीब तो इसमें भी है ना। अब आप बताइए, साढ़े एक ओबीसी वाला व्यक्ति 6.5 लाख रुपए की वार्षिक उसकी अगर आय हो जाती है, तो वो आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाता है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में 8 लाख रुपए लेकर के आरक्षण लेकर के उस सबका फायदा मिल रहा है। और आप उसके भुक्तभोगी हैं, आप ही नहीं भुक्तभोगी हैं। के एक मेरी जैसे वैकेंसी तो मेरे कितने सामने कितने अभी। कितने भाई होंगे। शायद मैं आज इंडिया में होता, यदि आप मैं मेरा वहां एडमिशन हो जाता और मैं संस्कृत से पढ़ रहा होता आज, तो मैं शायद वियतनाम में नहीं होता। ये मैं अपनी ये मैं आपको 50वीं वैकेंसी बता रहा हूं। अभी एक एक वैकेंसी तुरंत मैंने खुली है। ये एक वैकेंसी थी, जो प्रयागराज से निकली थी। इसका नाम था प्रवक्ता अंग्रेजी की। प्रवक्ता जी अंग्रेजी की। इस प्रवक्ता अंग्रेजी में आप सोचिए, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस है 64 पास, कितना 64, 64। 64। और ओबीसी है 87। यानी कि रवि प्रजापति, राकेश प्रजापति 86 नंबर ला करके फेल हो रहा है। जी 86 लाख करके फेल हो रहा है। बाकी ईडब्ल्यूएस वाला कितने नंबर ला करके पास हो रहा है? 64 नंबर ला करके जी पास हो रहा है। ये गला नहीं घोटपति पाल कश्यप नाई धीमर तेली का हर केवट मल्ला राजवर बिंद निषाद का घोटा जा रहा है, नहीं घोटा जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस, मैं तो सीधा सा एक लाइन में कहता हूं, ईडब्ल्यूएस इस देश के लिए असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान की हत्या की जा रही है ईडब्ल्यूएस के नाम पर। एक वैकेंसी तो एक वैकेंसी तो आप ताज्जुब मान जाएंगे। एक वैकेंसी में पता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मात्र 3 थी, मात्र हाँ, वो 3। मैंने अभी वो पोस्ट वायरल हो रही थी ना। ओबीसी हाँ ओबीसी की कट ऑफ 40, जी जी ओबीसी की कट ऑफ 40, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 30। 3। और मेरे पास तो इसका पूरी एक लेबोरेटरी है, पूरी भर रखी है मैंने। मैं थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो 10वीं वैकेंसी दिखा दूंगा, 10वीं वैकेंसी दिखा दूंगा जहां ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी और खुल गई। लीजिए अभी आ गई, राजस्थान कर्मचारी, आपका ही शायद नहीं, आप तो हरियाणा के हैं। राजस्थान राजस्थान। कर्मचारी चयन बोर्ड की एक राजस्थान की खुल गई। ओबीसी की कट ऑफ है 102, ओबीसी की कट ऑफ है 102, 102। 102, जी 102। जी पता है ईडब्ल्यूएस की कितनी है? ओनली 38। तो ये तो बिल्कुल ये लगा लो कि ये मैं तिहाई, ओबीसी समाज तिहाई को इन्होंने रवि भाई इन्होंने जी और ओबीसी सो रहा है, ओबीसी सो रहा है। ओबीसी मस्त है, ओबीसी। देखिए, मैं एक रवि भाई यहाँ थोड़ा सा मैं आपको जरूर टोकूंगा, नहीं, आप क्योंकि मेरा अपनी युवा ना, अपनी बिल्कुल स्पष्ट बात रखिए ताकि हमारे युवाओं को हाँ, सीखने को मेरा मिले इस उसमें। मेरा युवा जब भटकता है, दुख होता है एज ए शिक्षक। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, इस देश में अगर किसी ने कुछ दिया तो शिक्षा ने दिया, पहली बात। जी और दूसरा अगर कुछ दिया तो भारत के संविधान ने, बाबा साहब के बनाए गए संविधान ने, रत्नप्पा कुम्हार द्वारा बनाए गए संविधान ने दिया। जी जी अगर ये दो चीजें नहीं होती, ये दो पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं थी। जी महिलाओं को जब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जा रही थी, तो धर्म विरोधी कार्य बताया गया था, धर्म विरोधी बात। मैं जी हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू, मेरी पूजा करना मेरी आस्था है। लेकिन अगर कोई पूजा के बदले मुझसे ये कहता है शिक्षा पसंद करोगे, तो मैं पूजा छोड़ दूंगा और शिक्षा को ग्रहण करने की सलाह दूंगा। कोई कहेगा मंदिर जाना पसंद करोगे, तो मैं मंदिरों की बिल्कुल ताले लगवा दूंगा, स्कूल खुलवाने पर बल दूंगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मंदिर खुलवाने में फायदा है, स्कूल खुलवाने में ज्यादा फायदा है, तो मैं स्कूलों को वरीयता दूंगा, मंदिर को वरीयता नहीं दूंगा। और सलाह भी नहीं दूंगा कि आप मंदिर जाइए, आप स्कूल जाइए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है, आज आज देखिए रवि भाई, आपको शायद ये तो जानकारी होगी, पूरे भारत का पहला व्यक्ति मैं हूं, पूरे जी भारत का, इन द हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल चीज है। पूरे भारत का पहला व्यक्ति हूं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बना किसी भी दल का, प्रजापति समाज का। जी 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 मुझसे पहले किसी भी स्टेट में, किसी भी पूरे भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बना। जी नहीं, ये तो उसके हमारे लिए लिए उसके प्राउड लिए की मुझे बात है कि गर्व। प्रजापति समाज का एक ऐसा ऐसा भाई जो हमारा जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरे नेशनल पार्टी का जो पार्टी
शासन में भी रही और उसका आज प्रजापति समाज से कोई नेता प्रवक्ता बन के डिबेट कर रहा है, अच्छे मुद्दों को रख रहा है, गलत नीतियों को सामने ला रहा है, और शिक्षा में होते हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप शिक्षा में होने के बावजूद तो फिर काफी सारी चीजों को आपको समझ में समझाना आसान हो जाएगा लोगों को। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि आप प्रजापति समाज के होते होते भी आप ओबीसी और दलित वर्ग को भी आप साथ में लेके चल रहे हैं। जी जी। अभी एक वैकेंसी और खुल के आ गई, आगरा कॉलेज आगरा। आगरा कॉलेज आगरा में ये एलएलबी का एग्जाम की लिस्ट निकली, एलएलबी एग्जाम की लिस्ट जी निकली। और इसकी पता है ओबीसी कट ऑफ है 137, 137 और जी ईडब्ल्यूएस की पता है 106। यानी कि कोई व्यक्ति 107 नंबर ला करके पास है ईडब्ल्यूएस वाला, जी। और पिछड़े समाज का 137 नंबर ला करके फेल है। तो इसमें तो सीधा आंखें सीधा, कब खुलेंगी? अच्छा पिछड़ों की आंखें ईडब्ल्यू कब खुलेंगी? भैया जी, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है जो अपनी ये, तो इसमें इसका पता कैसे लगता है कि भाई ये इस कैटेगरी में है? ये थोड़ा सा उस पर और थोड़ी व्याख्या कीजिए। मेरे को तो पता है कि वो किस किस आधार पे वो चयन होता है उस कैटेगरी में, बट आप थोड़ा अच्छे से समझाइए कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो किसी भी समाज का व्यक्ति, किसी भी कास्ट का व्यक्ति कैसे ईडब्ल्यूएस में आता है, थोड़ा सा उस पर और थोड़ा सा रखिए आप अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको, सरकार ईडब्ल्यूएस रही थी तो हम, मुझे लगा हो ईडब्ल्यूएस का फायदा अच्छा लोगों को, सकता है ईडब्ल्यू मिलना चाहिए। मैं तो सरकार ने तो कहा इकोनॉमिकल लोगों को व्हीकल सेक्शन मतलब 10% आरक्षण लागू होगा, लेकिन सरकार ने, रवि भाई, आज आज आप वियतनाम में जरूर है लेकिन सोशल मीडिया देख रहे होंगे, जब यूजीसी आया था तो लगातार यूजीसी का विरोध करने वाले लोग कौन थे? ठीक है, सब लोग देखा। जी लेकिन यही जब ईडब्ल्यूएस आया था, किसी पिछड़े ने, किसी दलित ने कोई विरोध किया हो? किसी ने या दलित ने नहीं, वो जाते, हाँ, कुछ लोग आर्थिक रूप से उन वर्गों के हमें भी है, उन्हें भी फायदा मिलना चाहिए। लेकिन रवि भाई हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जी आपका प्रश्न का जवाब दे दूं कि भूल जाऊंगा फिर, कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन का लाभ केवल और केवल सामान्य वर्ग को मिल रहा है, जिसे हम सवर्ण क्लास कहते हैं। और 15% आबादी जो देश के अंदर है, 15% आबादी को 10% आरक्षण हो गया, ये समझिए। और इस देश के अंदर 62% आबादी है ओबीसी की, 62%। जी 62% आबादी तो सन 1931 की जनगणना के बाद थी। 1931 की जनगणना के बाद कोई जनगणना हुई नहीं है। लास्ट कास्ट सेंसस जो हुआ था 1931 में हुआ था, उसके बाद कोई कास्ट सेंसस हुआ नहीं। आज भी अगर हम उसी को आधार मान ले तो 62% ओबीसी है, और 62% ओबीसी को मात्र 27% आरक्षण। बताइए ये कहां का न्याय है? 15% आबादी को 10% आरक्षण, और 62% आबादी को 27% आरक्षण। और सुनिए रवि भाई, अच्छा आपको शायद, आप बताइए मुझे, पहले मुझे आप मुझसे एक प्रश्न मुझे भी आपसे करना है। हरियाणा में कितना ओबीसी को आरक्षण है? शायद 14 या 15 ही है, हाँ, इतना ही है हरियाणा 27 में, नहीं बाकी। है। जी जी। बाकी आरक्षण का लाभ लाभ नहीं मिल रहा ना। वो मैं बताइए, वही तो कह रहा हूँ भैया कि वो केवल पेपरों में है। पेपरों के अलावा जब हम फील्ड में उतरते हैं ना, फील्ड में जो ऊपर जो अफसर बैठे हैं, जो भी लोग चेकिंग करते हैं एग्जाम की या पेपर्स की, तो वो अपने अपने लोगों को आगे बढ़ा देते हैं। फील्ड में हमें कोई लाभ नहीं है। पेपरों में लाभ दे रखा है बस वो, ताकि ओबीसी समाज हमेशा दबा ही रहे, इस प्रकार से वो नीति चलाए रखी है। क्योंकि मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं, पर अपना उदाहरण देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी मेहनत के दम पे, अपने ज्ञान से मैं वियतनाम में सेटल्ड हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा मैं अपना काम कर रहा हूँ, पढ़ाई भी मैंने अच्छी करी है। तो मैं अपने दम पे हूँ, पर बाकी मेरे को गवर्नमेंट की तरफ जो हमें आरक्षण मिलता है वो कभी मिला ही नहीं, क्योंकि हमने काफी एग्जाम दिए, काफी चीजें करी, तो उनमें नहीं मिला। तो मैं क्योंकि एक रवि भाई एक, हरियाणा की मैं बात कहूँ, हरियाणा में 2014 से पहले जब हमारे टाइम में तो कांग्रेस सरकार थी, तो वहां पे सिर्फ पैसा लिया और पैसों से ही काम होता था। जिसने पैसा दिया उसका काम हो जाएगा, बाकी कोई भाड़ में जाए कुछ हो, सीधा सिंपल था वहां पे, कि एमएलए को 2-3 सीट मिल जाती थी, वो पैसा देके अपना काम करवा लेते थे। तो ये तो हरियाणा हरियाणा का हाल था जी 2014 से पहले।
जी, मैं रवि भाई आपके माध्यम से चूथ आपको भी देखता है, गानों के माध्यम से देखता है, आपका प्लेटफॉर्म ठीक है। मैं एक बात चाह रहा था, इसलिए कहना चाह रहा था, देखिए सब 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई। देखिए हमारे यूथ को ना काका कालेकर कमीशन पता है, क्या काका कालेकर कमीशन था, ना उस कमीशन पता है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था इस देश के अंदर, तभी आरक्षण लागू एससी को हो गया, और 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए, यानी उनका तो 22.5% आरक्षण लागू हो गया। लेकिन आप सोचिए 1990 तक, 1955 में काका कालेलकर कमीशन बना, फिर नहीं हुआ। बाद में मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उन्होंने मंडल कमीशन बनाया, और 1980, ठीक है, लेकिन तब तक मुरारजी देसाई की सरकार गिरा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये रिपोर्ट लागू हो गई तो नुकसान हो जाएगा। फिर 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने फिर जाकर के इस मंडल कमीशन को लागू करने की जब रिपोर्ट लागू की, तो पता है विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, कितनी भद्दी भद्दी गालियां, माई 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 बेआई करके ऐसे ऐसे तक कहा गया था, समझिए। तो आप सोचिए, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ लोग मेरे पीछे फोटो देख रहे होंगे, इस फोटो को बड़ा वो करते हैं, ठीक है ना, जी दिख गया होगा कुछ लोगों को, लेकिन मैं इनकी पूजा करता हूँ। जी मैं इसलिए पूजा करता हूँ, वो आपको बताऊंगा क्यों पूजा करता हूँ, ठीक है ना। इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो पूरे देश में, आपको पता है, पूरे देश में दो ही प्रदेश थे, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। मंडल कमीशन ने यह कहा था कम से कम 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू होना चाहिए, कम से कम 27%। जी बहुत कम लोगों को जानकारी है इस बात की, पूरे देश के अंदर केवल दो प्रदेश ऐसे थे जिनमें 27% आरक्षण लागू हुआ, एक था उत्तर प्रदेश और एक बिहार। जी जी क्यों? इसके पीछे कारण बताऊं। इसके पीछे कारण ये शख्सियत थे, क्योंकि जब जब ये 1990 में मंडल कमीशन लागू हो रहा था, केवल 28 प्रदेशों में, दो प्रदेशों में पिछड़े मुख्यमंत्री थे, दो प्रदेशों में। कहां कहां? उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर। जी अंदर मुलायम सिंह यादव जी, और बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जी, या दो मुख्यमंत्री थे। इसीलिए इन दो प्रदेशों में 27% आरक्षण लागू हुआ। बाकी पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी सब प्रदेश वही वो आरक्षण, गालियां दे रहा है मोहन यादव पर, ट्रोल की आ जा रहा है लगातार, एक वीडियो तो कल परसों की बहुत वायरल हो रही है उनकी। क्यों? क्योंकि मोहन यादव ने ये कह दिया, मैं मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण लागू करना चाहता हूं। आज सोचिए, मोहन यादव 37 साल बाद वो काम करना चाह रहे हैं। वो काम मुलायम सिंह यादव ने कब कर दिया था? 1993 में कर दिया था। वो काम लालू यादव जी ने कब कर दिया था? 1993 में कर दिया था। आपके हरियाणा में आज तक लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ भाई हरियाणा में? क्यों राजस्थान में आज तक लागू नहीं हुआ? क्यों पश्चिम बंगाल में आज तक लागू नहीं हुआ? बहुत से प्रदेश हैं जहां पर आज तक पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं है। बाकी आपने बताई दिया कि है भी, तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे क्या है ना, हमारे युवाओं को जागने की जरूरत है। तो भैया जी, यहीं से एक और मैं सवाल आपसे रखूंगा। क्या हमारे युवाओं को, जो आज का युवा फेसबुक चला रहा, सोशल मीडिया चला रहा है, या कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटी में है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, क्या उनको राजनीति में आना चाहिए? और यदि राजनीति में आना चाहिए तो किन किन चीजों को उनको ध्यान में रख के आना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। देखो रवि भाई, मैं तो सीधा मानता होने के नाते पहली चीज था है। जी एक बार ना भैया जी, मैं थोड़ा तो नेट बढ़िया सभी लोग, मेरी तरफ तो ठीक है, मेरी सभी की हाँ तरफ तो हाँ, शायद वाईफाई चल रहा अब है। सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। हाँ, अब रखिए, दोबारा तो रखिए। दोबारा से रख देता हूँ। देखिए मैं तो सीधा मानता हूँ कि पहली चीज है जो हमें कोई आगे बढ़ा सकती है, वो है शिक्षा। क्योंकि आज हम और आप या जो भी व्यक्ति हैं वो शिक्षा के दम पर आगे बढ़े। दूसरी चीज अगर कोई है तो वो है राजनीति। जी राजनीति राजनीति ऐसी चाबी है,
जो जी सारे ताले खोल देती है, सारे ताले खोल देती है। कोई जी कोई ऐसा ताला है नहीं जो राजनीति नहीं खोल देती है। उसका कारण बता रहा हूं, यहाँ थोड़ा सा सम्मान नहीं को, वो नहीं है। आज ये एक गंवार व्यक्ति मंत्री बन विधायक बन गया है, एक अच्छा पद आई है, तो जो है इंडियन सिविल, सबसे सिविल लाइन है, आईएएस है, ठीक है ना। उस आईएएस व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं होती कि उस मंत्री के सामने वो बैठ जाए कुर्सी पर। तो बताइए, राजनीति बड़ी या शिक्षा बड़ी? राजनीति बड़ी होगी, हाँ, ये तो दूस राजनीति बड़ी है। बताइए, एक बिल्कुल। एक आईएएस की हिम्मत नहीं है, एक आईएएस की हिम्मत नहीं है, एक जो है कि एक मंत्री की बात को टाल दे, एक मंत्री के सामने बैठ जाए, खड़ा रहेगा, यस सर करता रहेगा, यस सर करता रहेगा, ठीक है ना, यस यस सर। तो राजनीति कहीं मोर देन एजुकेशन से भी बड़ी है। लेकिन हाँ, एक चीज है, देखिए राजनीति के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं आज के दौर में। जी एक तो जनबल और एक जनबल से जरूर आना चाहिए, रूप से अपने वहां जो आना चाहिए। मैं तो राजनीति आपके घर में, परिवार में सबसे कम पढ़ा लिखा हो, जी ठीक है, सबसे कम पढ़ा लिखा हो, उसे राजनीति में ढकेल दो। जी क्यों? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपना भरण पोषण, पेट पालना, अब जो क्या करेंगे, होना नहीं है, उसको भेज दो और समाज उसकी मदद करता रहे, 2 4 6 10 5 रुपए से, बोले चल तू था जा। यही तो करते हैं अन्य समाज। अन्य समाज क्या करते हैं? अन्य समाज यही करते हैं, इसीलिए वहां नेता पैदा हुए। रवि मैं जी, यहाँ पे ना कई बार में आपको, आपने आपने बहुत अच्छी बात कही। आ, मैं अभी किसी समाज पे नहीं जा रहा, मैं अपने समाज पे जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे समाज में, मैं कह रहा हूँ कोई गिनती नहीं है, इतने सारे संगठन, इतनी सारी सेनाएं बन चुकी हैं प्रजापति समाज में। तो इनको एक दिशा में कैसे लाया जाए, या ये युवाओं को जो भ्रमित कर रहे हैं, भाई तुम यहाँ आ जाओ, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, तो इनको एक बैनर तले कैसे लाया जाए, थोड़ा इस पे भी थोड़ा टिप्पणी कीजिए। ये चीज मेरे दिमाग में काफी सालों से चल रही है। किसी ने कोई संगठन बना लिया, किसी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ली। आप कह रहे हो कि भाई कोई अपने समाज के जो नेता बनते हैं उनको हम डोनेशन करें, 10 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जितना जिसकी श्रद्धा हो। बट जब इतने सारे संगठन बन जाएंगे, तो और फिर वो संगठनों में काट जो हो रही है आज की डेट में, भाई उसके साथ मत जाओ, इसके साथ मत जाओ, और उसको नीचा दिखा दो, इसको स्टेज मत चढ़ने दो। तो उनको सबको एक बैनर तले कैसे लाया जाए? देखिए रवि भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं भी इस पर बड़ा विचार करता हूं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई बार मैंने इस पर विचार किया है, लेकिन अंतोगत्वा मैंने ये पाया कि ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। इसलिए वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ठीक है ना। वीर जब बढ़ते चलेंगे, धीर बढ़ते चलेंगे, तो कारवां बनता रहेगा। एक क्वेश्चन जो आपका मैं समझ रहा हूं, जो आप कहना चाह रहे हो, इससे मैं वास्तव में मैं भी बड़े हूं। आए उस दिन देखो कि ये संगठन, ये सेना, ये आर्मी, ये संघ, ये महासभा, ये वो, ये सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं। ये इसी नहीं जमाने सोच रहे में 2 3 भाई, वो संगठन अपने सारे के समाज के जिन हुए थे, सब क्या है ना, जितने भी संगठन हैं सब एक बार मिल लो भाई, इस वक्त करे। मिल के बना लो एक बढ़िया सा। मैं वही कह रहा हूँ, किसी जमाने में 2 संगठन हुआ करते थे, एक अखिल भारतीय कुंभकार संघ, ठीक है जी ना, और एक होता था राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। इस देश के अंदर 2 संगठन पहले थे। इन दो, जब तक ये 2 संगठन रहे तब तक बहुत अच्छा संगठन में ने काम किए और अपनी मांगों को मनवाया। मैं खुद उदाहरण हूं ना, जी मैं खुद उदाहरण हूँ। 15 फरवरी 2009 का, जिस समय राजनाथ सिंह, जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं, उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं वहां मौजूद था। वहां पर लाखों की भीड़ थी दिल्ली के रामलीला मैदान पर, और उनसे कुछ मांगी गई, एक आध मांग पूरी पूरी होते देखा है जी हमने। कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तब संगठन होते थे। आज देखिए देखिए, मैं एक बात कहूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इससे इत्तेफाक भी रखता हूं कि संगठन जैसे जैसे बनते जा रहे हैं,
इनका ये समाज के पतन का कारण है, समाज को नुकसान, समाज से इनका भला नहीं हुआ है, समाज इससे आगे बढ़े, उससे अच्छा बेहतर है एक प्लेटफॉर्म उससे आए और प्लेटफॉर्म पर आकर काम कर वाला सवाल। मैं तो एक चीज कह मैंने महसूस की समाज के संदेश के रूप में, भाई समाज को ये तो दिखता ही है कि कौन व्यक्ति किस लायक है, जी किस तरीके का काम कर रहा है, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। समाज को चाहिए कि उनको जरूर आगे बढ़ाए, बाकी कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता, करने दीजिए, ठीक है, बिल्कुल जो जैसा कर रहा है उसे करने दीजिए, उसके कर्म उसके साथ जाएंगे, ठीक, उसके साथ। लेकिन सबसे इतना निवेदन जरूर हमसे भी कि जो लोग व्यक्ति आपकी आवाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मजबूती से उठाना है, उनको जरूर आगे बढ़ाएं, उनको उनके साथ समस्या नहीं आनी चाहिए। ना ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाकी ये कि भाई जितने भी हमारे युवा भाई इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, तो जो भाई ने अभी बात बोली है उन पे थोड़ा विचार कीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य युवा पीढ़ी ही है। क्योंकि आप अभी से ही समाज सेवी में बढ़ जाओगे या किसी संगठन में बढ़ जाओगे तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे समाज के लिए। पहले देखिए कि वो बंदा किस फील्ड में काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, समाज के लिए काम, आप समाज के लिए आगे आ रहे हो तो समाज के लिए काम कीजिए। और जहां तक रही डोनेशन की बात, तो डोनेशन ये देखिए भाई हम रियल में डोनेशन किस तरीके से करना चाह रहे हैं, या तो हम उसकी मदद कर रहे हैं या हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि डोनेशन दो प्रकार से होता है भैया जी आज की डेट में। एक तो हो जाता है मुझे फलाने बंदे की मदद करनी है, आप मेरा ये क्यूआर कोड है इसमें पैसा डाल दो, फिर वो डोनेशन उस बंदे तक नहीं पहुंचवा पाते जिसकी मदद करनी है, वो अपनी जेब में रख लेता है वो तीसरा बंदा जो स्कैनर लगाता है। एक डोनेशन वो होता है भाई मैं दिवाली पे मेरे को कुछ काम करना है और मुझे किसी को कंबल बांटना, किसी को ये बांटना है, तो आप उसका ये तय कीजिए भाई आप इतना रुपए दे रहे हैं तो उसका ब्यौरा उस बंदे से लीजिए भाई कि भाई आप ब्यौरा भी दोगे भाई इतना रुपया इकट्ठा हुआ है और मैं ये रुपये बांट रहा हूं। एक होता है आप राजनीति में हो, भाई आप पैसा मेरे को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हो, आप 1 रुपया दो, 2 रुपए दो, 3 रुपए दो, आपको कोई हिसाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये पैसा मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करूंगा, तो ये मेरे लिए है, ये पैसा आप मेरे को दे रहे हो। तो ये डोनेशन दो तीन प्रकार से होना चाहिए, ना कि डोनेशन कर दिया और करा किसी बंदे के लिए है और अपनी जेब में धर लिया, तो वो भी कहीं हद तक ठीक नहीं है। यदि आप ये कह रहे हो कि मैं समाज का नेता हूं, मुझे अपने लिए डोनेशन चाहिए, जैसे मेरे को चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी से है उसका उसने अभी स्कैनर डाला था, उस पर उसने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि पैसा उनके अकाउंटों में बहुत है, बड़ी पार्टी है आज की डेट में। उन्होंने बोला भाई मेरे को पैसा अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट बोला था उसने ये बात, तो उन्होंने पैसा अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मांगा था, ना कि उन्होंने कि ये कि मैं किसी को डोनेशन करूंगा। तो उनकी बात स्पष्ट थी, तो उनका समाज समझा इस चीज को, तो उन्होंने डोनेशन किया। तो थोड़ा भैया इस चीज पे थोड़ा सा हमारे प्रजापति समाज और हाँ, ओबीसी समाज के भाइयों को थोड़ा मैं 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 बार बार इसीलिए थोड़ा सा उंगली उठा रहा था, मेरी आदत है ना डिबेट में उंगली उठा लेता हूँ, नहीं वही नहीं, वो आदत मैं पड़ी तो हुई है आपसे इसलिए। आपकी बात आगे रखूंगा, क्योंकि क्योंकि मुझे आपकी तरफ से सुननी है वो चीज किस तरीके से रख सकते हैं उस चीज को। जी, नहीं नहीं, मैं देखिए एक एक चीज से बड़ा रवि भाई बड़ा देखो मैं पता नहीं क्या मैंने आपसे जी मैं नेता हूं, राजनीति करता खुल के करता हूं, जी सेवी भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, रवि भाई मैं बहुत से दिनों से बहुत दिनों से बात करता हूँ, मैं किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से मैंने अपने सोशल क्रिएटर्स को भी देखा है, सोशल लोगों को भी देखा है, उन लोगों से मेरी भी कई लोगों से बहुत से लोगों से बात हुई है। पहली बात कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, नहीं, नो, मैं मैं ये नहीं, खुल के कहो ना मेरी तरह मैं राजनीति करता हूं, हाँ मन में सबके लड्डू फूटता है, मन सबका विधायक होता है, मन सबका मंत्री बनने को घूमता है, मन सबका जो है सांसद बनने का घूमता है, लेकिन मैं नहीं हूं। जो आप कह रहे हैं मैं इनडायरेक्ट वे में उस बात को कह रहा हूं, ठीक है जी ना, इनडायरेक्ट वे में कह रहा हूं। इसलिए देखिए अगर आपके मन में है राजनीति करने का मन,
समाज सेवा, देखिए जो समाज में आगे अगर निकलता है, पहले वो आंख में पहले से ही अंदर से पैंती घुस जाती है, समझ लीजिए। मैं क्लियर कह रहा हूँ। अब इसको ले चाहे कुछ ले, क्योंकि मैं जब भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलने से नहीं डरता, योगी जी के खिलाफ बोलने से नहीं डरता, मोदी जी के खिलाफ बोलने से नहीं डरता, तो आप समाज के लोगों को कम से कम आईना दिखाने का उनके बोलो कि मेरे राजनीति करनी है, मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, मैं इसका चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं सांसद का चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं जिस सीट से सुरक्षित सीट है जहां मैं रहता हूं, मैं बदायूं जनपद की बिसौली विधानसभा पड़ती है, वो सुरक्षित है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूं, मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़, जिस दिन सामान्य होगी चुनाव लड़ूंगा, डंडा ठोक के लड़ूंगा, लड़के रहूंगा। अखिलेश जी को टिकट देंगे तब भी लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तब भी लड़ूंगा, लड़ूंगा लड़ूगा लड़ूंगा जी। अच्छा, कह रहा हूं मैं, भैया और 27 में भी लड़ने का प्रयास करूंगा जी। तो इसी बात पे ना थोड़ा सा ये और थोड़ा सा थोड़ा टिप्पणी कीजिए कि सपा पार्टी और भाजपा पार्टी ने अभी तक प्रजापति समाज को कितनी सीटों पे टिकट दिए? थोड़ा सा कोई आंकड़ा आपके पास हो तो थोड़ा सा बताइए, विधानसभा और लोकसभा में। आगे की बात करेंगे या पिछली करेंगे? मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मैं भूत का बताऊं? पहले पिछली करूंगा, थोड़ा जानकारी। एक्चुअली क्या ये मेरे लिए है, क्योंकि आप राजनीति से हैं, तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए। और ये जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। विधानसभा और जैसे कि अपना केंद्र के लिए लोकसभा, तो थोड़ा सा आंकड़ा हमको पता लगे, और कितने विधायक हैं हमारे या कितने सांसद है, थोड़ा सा टिप्पणी हो जाए ना, नाम सहित। आपको नाम भी पता हो तो नाम भी बताइए, ताकि हमारे जो ये युवा पीढ़ी है उनको पता लगे। जी, रूप से समाज की व्यवस्था के नहीं, एक सबसे पहले अगर समाज के लिए प्रजापति समाज को टिकट देने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने दिया बबेरू से, ठीक है ना। बबेरू एक बांदा जिले की तहसील विधानसभा है। उसके बाद हालांकि वो जीते नहीं थे, ठीक है ना, ज्वाला प्रसाद प्रजापति जी थे, वो चुनाव जीते नहीं थे। उसके बाद पहले जो विधायक बने प्रजापति समाज में उत्तर प्रदेश के अंदर, वो थे शिवचरण प्रजापति जी, और वो बसपा से बने, बहुजन समाज पार्टी से बने। क्योंकि मान्यवर जब मान्यवर कांसीराम थे तो मान्यवर कांसीराम को नेताओं की फैक्ट्री कहा जाता था। उन्होंने हर समाज से नेता पैदा किए, हर समाज से। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से, संजय निषाद, ब्रजेश पाठक, रामवीर उपाध्याय, बहन मायावती, हर समाज से उन्होंने नेता बनने का काम किया। लालजी वर्मा, इंद्र जी, पता नहीं, एक लंबी लिस्ट है। सबसे बड़ी नेताओं की फैक्ट्री कहा जाता है। तो मैं उसको व्यक्ति को मानता हूं, वो मान्यवर कांसीराम थे, जिन्होंने सभी शोषित वंचित जो लोग थे उनको शिवचंद्र प्रजापति थे। आज उनके बेटे भाजपा से मनोज प्रजापति जी विधायक हैं, वहीं से, हमीरपुर से, ठीक है ना। जी। उसके बाद समाजवादी से गायत्री प्रसाद प्रजापति रहे, बड़े कद के मंत्री रहे। और बड़े कद के क्या, मैं आज तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मंत्रालय अगर किसी के पास रहा तो वो गायत्री प्रसाद प्रजापति के पास ही रहा, भारत के इतिहास में, ठीक है ना। उनसे बड़ा मैं इस सवाल को थोड़ा रोकूंगा। तो सपा पार्टी कभी भी उनका समर्थन क्यों नहीं करती है, कोई मुद्दा क्यों नहीं उठाती कि भाई उनको बेल मिल जाए? तो नहीं, कई बार उठाए, नहीं रवि, सबको मिल रही है। नहीं जी, थोड़ा गलत, अपनी बात। गलत। जी। गलत। इसलिए गलत कहूंगा क्योंकि आपके पास चीजें जो भेजी जाती हैं वही नहीं ना, हम देख आप नहीं सुनते ना हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, मतलब अखिलेश यादव जी की। हम हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, और हर प्रेस में, हर तीसरी चौथी प्रेस में वो गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम ले देते हैं, हर तीसरी चौथी प्रेस में, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, लाइव में ही बता देता हूँ जी। अखिलेश जी का जानेंगे ना जी, भाजपा उसको और आप समझ लीजिए, अखिलेश जी जिसका जितना ज्यादा नाम लेंगे, योगी आदित्यनाथ जी उसका टॉर्चर और उससे ज्यादा करेंगे। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश यादव जी से बात हुई है,
टॉपिक पर। और जब हमने अभी 25 अगस्त को एक कार्यक्रम किया था, आपको याद होगा, हाँ हाँ, और महाराजा अभी दक्ष प्रजापति, जी, हाँ उसमें बढ़िया बढ़िया, वो उसका अच्छा लगा अभी। सरकार आएगी, सरकार आएगी तो प्रजापति जी के सारे मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन बार बार क्यों नाम नहीं ले रहा, मैं पहले बता रहा हूं, आज आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। इस कटिंग को जरूर डालिएगा, आप इसको जी अलग जी से कटिंग करा के डालिएगा जी जी कि अखिलेश यादव जी जिसका हैं प्रेस में, मीडिया में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी उस पर उतना ही ज्यादा शिकंजा करने का काम करते हैं, इसीलिए बार बार उनका नाम नहीं लेते हैं। मैं गारंटी से बताता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा आजम खान का नाम लेते थे, आज आजम खान को बार बार बताइए, आजम खान जैसा व्यक्ति मुर्गी किताबें चुराएगा, बकरी चुराएगा, बकरी चुराने के मुकदमे लिखे गए, मुर्गी चुराने के मुकदमे लिखे गए, बताइए आप। जी जी, नहीं आजम खान लेकिन तो चलो वो ठीक है, उसका दबदबा था या कैसे भी लगा सकते हैं, बट ये चिल्लरपंथी वाले मुकदमे तो चलो भरोसा वाली बात, भरोसे वाली हाँ, बात नहीं नहीं, है। मैं एक दो चार मुकदमे ठीक है, हो जी हैं जी, उन पर, एक वो तो एक आजम खान ने डबल, खुद ही वो चीज एक्सेप्ट करी है। एक दो डबल डेट ऑफ बर्थ का है, एक आध दो मुकदमे ठीक है। लेकिन क्या आप बताओ, इतना बड़ा व्यक्ति जिसकी यूनिवर्सिटी चलती हो, जो बहुत बड़ा कैबिनेट मंत्री, बार का विधायक, 8 बार का सांसद रहो, 9 बार का एमएलए रहो, 2 बार का सांसद रहो, जिसकी पत्नी रहो, 7 बार सांसद रही, चुराएगा मुर्गी के अंडे, चुराएगा किताबें चुराएगा, बताइए। तो ये मैं सिर्फ इसलिए आजम खां का नाम इसलिए लिया मैंने कि जितना कितना परेशान किया जा रहा है, कम से कम गायत्री जी को परेशान इसलिए कम किया जा रहा है। अखिलेश जी अगर गायत्री जी का जितना नाम जपेंगे ना, अब ऐसे ही समझ लीजिए, जितना जी नाम जी ज्यादा जपेंगे योगी जी, उतना ही और ज्यादा सिकंदर और 10-5 मुकदमे और ठोंक देंगे। अच्छा भैया जी, एक और बात पे थोड़ा सा ना, मेरे पास एक वीडियो आई थी, एक सर्कुलेट हुई थी एक वीडियो। उसमें क्या था ना कि अ, क्या सपा पार्टी केवल अपने वोटरों का काम करती है, और जो अन्य जो लोग होते हैं, जो मान लो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या फिर बहुजन समाज से जुड़े हैं, उनका काम नहीं करती। तो सपा पार्टी केवल अपने अपने लोगों का काम करती है, जो उनके ही लोग हैं केवल उनको ही वोट देते हैं। क्या ये बात कहाँ तक सही है? थोड़ा इस पे और थोड़ा टिप्पणी कीजिए। रवि भाई, जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता पहला किसने बनाया? बिल्कुल सपा पार्टी ने बनाया, बिल्कुल सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री किसने बनाया? सपा पार्टी ने। सबसे पहले एमएलसी किसने बनाया? सपा पार्टी की ही देन है। बट मैं आपसे यही चीज, आप थोड़ा सा अभी अच्छे अभी नहीं, मैं अभी मेरे प्रश्न अधूरे हैं, अभी मेरे प्रश्न जी जी अधूरे हैं, बहुत प्रश्न है, अभी बहुत प्रश्न है। जी सबसे पहला एमएलसी प्रजापति को बनाया, जी 2 बार एमएलसी बनाया, 2 बार दर्जा मंत्री बनाया, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। गायत्री प्रसाद प्रजापति को खनन मंत्रालय जैसा मंत्रालय दिया, हेलीकॉप्टर से घुमाया। पिछली बार 3 टिकट दिए, अभी एमएलसी का टिकट दिया। कम और जो हमारी एक प्रमुख मांग है, जिसे मैं सबसे ज्यादा लड़ता हूं, आपने देखा होगा, शिल्पकार 17 जातियों की अनुसूचित जाति का मुद्दा पूरे देश के अंदर अगर कहीं चलता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर चलता है, कहीं भी नहीं चलता। जी बात ही नहीं करता कि हम अनुसूचित जाति में आ जाए। जबकि आज मैं गारंटी कह रहा हूं रवि भाई, मैं तो इस प्रश्न को भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछ चुका हूं। 543 लोकसभा है, एक सांसद नहीं है हमारा, एक भी सांसद नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज लिख कर रख लो, आप अनुसूचित जाति का लाभ दे दे समाजवादी पार्टी, हमें कोई भी पार्टी दे दे, अनुसूचित जाति का फायदा दे दे, आपके कम से कम 20 सांसद होंगे इस देश के अंदर, 20 सांसद लिख कर बिल्कुल रख लेना। बिल्कुल राजनीति बिल्कुल। छोड़ दूंगा। नहीं, ये बात तो, ये तो हमें तो पता कि सबसे हमारे। ये अब आपने जो बात कही उसका सीधा उत्तर दे देता हूं। ये तो मैंने ये बताया कि ऐसा नहीं है, ठीक जी है। जी जी सीधा उत्तर यह है कि देखिए, चर्चा गलत की गई। अब मैं आपको कुछ चीजें ऑन मीडिया नहीं बोल सकता अभी, ठीक है, आप फोन तब मैं बताऊंगा, ठीक है। लोगों को गलत चर्चा की गई, जैसे जैसे कि सपा की सरकार आती है तो सारे पद यादव खा जाते हैं, बसपा की सरकार आती है तो सारे पद जाटव भर ले जाते हैं।
जिससे कि जाटव के विरोध में अन्य एससी का समाज हो जाए, वाल्मीकि हो जाए, खट्टिक हो जाए, धोबी हो जाए, पासी हो जाए। यादव के खिलाफ में अन्य ओबीसी समाज हो जाए, मौर्य हो जाए, तेली हो जाए, नाई हो जाए, धीवर हो जाए, कश्यप हो जाए, राजभर हो जाए, बिंद हो जाए, निषाद हो जाए, कोहरी हो जाए, सवता हो जाए, नाई हो जाए, प्रजापति हो जाए, कुमार हो जाए, कहार हो जाए, केवट हो जाए, मल्लार हो जाए, रैकवार हो जाए। बहुत सारी जातियां, मैं तो एक लाइन में सबको पढ़ देता हूं। ठीक है, ये सब जातियां ओबीसी के खिलाफ हो जाए, जिससे कि ना मायावती वापस आ सके, ना नेताजी वापस आ सके। लेकिन वास्तविकता रवि भाई ये है कि अगर अगर अगली जो सेंटेंस बोल रहा हूं वो सुन लीजिएगा। कुछ लोगों को पता ही नहीं है अपना इतिहास, और जो जातियां अपना इतिहास भूल जाती हैं वो कभी कभी, अगर कुम्हार को और इन सब जातियों को चारपाई नसीब हुई, ठीक है, जी। समझ गए होंगे, चारपाई नसीब हुई, तो ये मायावती जी की देन है, कांसीराम जी की देन है, और मुलायम सिंह जी की देन है। वरना पहले चारपाई पर बैठने की हैसियत नहीं थी। मैं नहीं, गलत कह रहा हूं तो ये बताइए, कौन बैठ सकता था कहावतें, ये चारपाई? कहावतें हमने सुनी है। ये चीजें हमने सुनी हैं, बट क्योंकि हमारे से पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने यातनाएं झेली हैं, तो इस बात से नकार नहीं है। क्योंकि लोगों ने क्या करा, पर कारण क्या है ना, जो जनरल कैटेगरी में जो समाज जो आज अपने आप को करते हैं कि हम भाईचारा भाईचारा छत्तीस बिरादरी वाला जो नारा दे रखा है, तो वो आज की डेट में देखने में तो अच्छा लगता है। यदि हम पीछे जाएं तो पीछे तो हम काफी टूटे हुए समाज में थे ना, तो अब तो हम अपनी मेहनत के दम पे आए हैं। तो यही से भैया जी, मैं एक सवाल और ये आपसे छोटा सा, आप थोड़ा टिप्पणी कीजिए इस पे। क्या ये जो हमारा ओबीसी ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, या एससी को जो आरक्षण दिया गया है, या जर्नल को जो आरक्षण है, क्या ये सारा आरक्षण समाप्त कर दिया जाए? और समाप्त कर दिया जाए तो ये किस तरीके से मैनेज होगा? क्या ये जस्टिफाई होगा ओबीसी के साथ या एससी के साथ में, यदि ये आरक्षण हमारा जो मिला हुआ है हमें, ये सब खत्म कर दिया जाए तो? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहते हैं कि ये आरक्षण लागू हुआ था, यही कहते हैं कि आरक्षण सालों के लिए लागू हुआ था, तो आरक्षण जब संविधान के लिए लागू, लेकिन ऐसा नहीं है। लागू हुआ था, अच्छा आरक्षण मिले हों, आरक्षण कितने सालों लागू हुआ कि जो गैर बराबरी है, जो गैर असमानता है, जो टचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, जो मूछे रखने पर जो है मारपीट की जाती है, जो चप्पल पहनने पर मारपीट की जाती है। भाई रवि भाई, मैं अपना इतिहास भूला नहीं हूं। नहीं, ये मैं ज्यादा कुम्हार दूर का नहीं जा रहा। मैं अभी कुम्हार का आपको जो है, 2 साल पहली घटना है ये तो। एक राजपूत समाज के किसी कोई प्रजापत समाज की कोई बारात जा रही थी, तो उसमें वो घोड़ी पे बैठ गया, तो उसने जूतों से पिटाई कर दी। मेरठ के अंदर की घटना है, मेरठ हाँ, के अंदर की घटना है, मेरठ के अंदर मेरे की को भी घटना पता है, है। ठीक है ना? एक हमारा कि एससी भाई, एससी समाज से अपना एक भाई अपनी मिसेज को लेने गया गांव में मोटरसाइकिल से, तो उसको पीट गया कि भाई तू मोटरसाइकिल से कैसे आया तू। अरे ये अभी अभी यादव समाज के मत कर रहा, उसको क्या किया गया था सबको पता है। तो अभी थोड़े दिन पहले क्या रोटी उखाड़ी गई है यादव की, देश में, हम उस देश में रह रहे हैं, तो तो ये गैर बराबरी की बात है। तो ये जो भैया जी, ये ये जो जो गैर हमारे बर जो ये अत्याचार हो रहे हैं हमारे समाज के ऊपर, ओबीसी पूरी जो जितनी भी कास्टेज आती हैं, और जो हमारा ये एससी कास्ट है, तो इन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, और तो इनको कैसे रोका जाए? सरकार कैसे अपने काबू में लाए इन लोगों को जो दबंगगिरी करते हैं, तो इन पे कैसे लगाम लगाई जाए? तो इसका कोई नहीं, सटीक कोई इसीलिए नियम इसीलिए हो, या कोई कोई कानून बनाया जाए इस चीज को लेके? इसीलिए इसीलिए लागू होना जरूरी है ना। पर इसीलिए यूजीसी जैसे नियम का लागू होना जरूरी है। यूजीसी क्यों? कानून तो, क्योंकि जी, जब तक यूजीसी जैसे नियम लागू जब तक यूजीसी जैसे नियम लागू नहीं होंगे, तब तक जो है हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा। बात आपकी अधूरी रह गई ना, जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा हाँ, था। दोनों दोनों क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा ना एक एक करके कंप्लीट कीजिए। हाँ, से वंचित नहीं, राजा खा गया। जी। क्या कोई कुमार शिक्षा प्राप्त कर सकता था द्वापर में, त्रेता में? नहीं कर सकता था। या आपने बताइए
आपको पता है संत प्रजापति की अभी 14 फरवरी को जयंती गई है, 14 फरवरी को। जी उनके नाम में क्या लगा था? संत राम प्रजापति बीए। जी संत राम बीए क्यों लगा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत के इतिहास में प्रजापति समाज के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बीए किया था। कब जी जी कब जन्म हुआ उनका? कब जन्म हुआ? 1887 में। जी 87 1887 में। कि 1900 के आसपास उन्होंने ये किया था, जी ठीक है ना? 1905 या 1906 में किया था। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 1900 के आसपास मान लीजिए, 1900 में आकर के। यानी कि चलो हम द्वापर त्रेता और ये सब छोड़ दे रहे हैं, ठीक ये है? तो बहुत पीछे बात चली जाएगी, ये 5000 साल पहले चली जाएगी। ये बहुत बहुत बात पीछे चली जाएगी। अच्छा, ईसा पे ही आ जाए, ईसा पे ही आ जाए। जी 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 1900 ईसा पश्चात हो गया ये। जी वो 2500 मेरे ख्याल से ये युवा समझ लेना, आप सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की जो आपकी वीडियो है ना, वो पूरा युवा पूरा देख ले तो मैं उसे बहुत कुछ सीखने को इसीलिए मिलेगा, आपकी ठीक है? बातें बिल्कुल बारीकी से आपके संग में जी रखवा रहा हूँ, ताकि हमारे युवाओं को जी गाइडेंस मिले। और मैं तो ये कहूंगा, जी भाई इन बातों पे जी अमल भी करो और इन बातों को भूलना नहीं। जो इतिहास भूल गया तो फिर वो समाज किस काम का? क्योंकि जाति तो हमेशा चलती रहेगी, बिना जाति के तो कुछ होना नहीं है। तो आप अपना इतिहास भी याद नहीं रखें। और जैसे राकेश भाई आज बता रहे हैं, तो इनकी बातें जो जो रियल में जो नॉलेज वाली चीजें हैं उनको धारण करें। तो भाई यही है कि आप पहले समझें कि कहां से क्या अत्याचार हुआ, प्रजापति समाज को कैसे, कहां पे किसने कितना सम्मान दिया। तो उन चीजों को लेके नॉलेज वाली डिबेट तो नहीं है हमारी, तो हमारा तो भैया से नॉलेज वाली बात है, क्योंकि नहीं, ये डिबेट हमें डिबेट नहीं है, ये ये भाइयों की बात है। ये हाँ तो ये तो बात बात पूरी करता हूं मैं उसे। जी ये लगभग 2500 साल पहले का इतिहास है, ईसा पूर्व। जी ईसा पूर्व और ईसा हजार की हिस्ट्री हमारे देश में पाई जाती है, 5000 सालों की। जी इन 5000 सालों में ये 100 साल, मान लो 100 साल पहले लगभग पहला पहला व्यक्ति था जिसने बीए किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रजापति समाज को पहले पढ़ने की आजादी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को जानकारी है रवि भाई। जी पहले शूद्रों को अधिकार नहीं था, ठीक है ना? जी संपत्ति रखने का, ठीक है ना? जिसे अचल संपत्ति कहते हैं। चल संपत्ति तो रख सकते थे। चल का और संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल जी संपत्ति क्या है कि आपके पास, आपके पर्स में 10,000 है, 20,000 है, बैंक में 10-20,000 लाख हैं, ये चल संपत्ति हो गई, ठीक है ना? जो चल फिर सकती है। एक होती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति क्या होती है? आपने बंगला बना लिया, 100 एकड़ का फ्लैट खरीद लिया और 100 एकड़ में का आपने फार्म हाउस बना लिया, अचल संपत्ति। आपको पता है अचल संपत्ति रखने का अधिकार कब मिला शूद्रों को? जी नहीं पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता है। मैं डेट बता रहा हूं, 1819 को अचल संपत्ति रखने का अधिकार को दिया। किसने दिया? अंग्रेजों को। पहले अचल संपत्ति शूद्र नहीं रख सकता था, जी ठीक, अच्छा, अंग्रेजों ने नहीं रख सकता। जी तो 1819 जी, अंग्रेजों ने हमें छुआछूत से मुक्ति दी, जी वो समानता की बात करने लगे। बिल्कुल अंग्रेजों ने शिक्षा की दिए। आपको सारे इंटर कॉलेज, पुराने इंटर कॉलेज जितने भी मिलेंगे वो सब वैदिक नाम से मिलेंगे, वैदिक जी वैदिक डीएवी नाम से मिलेंगे ज्यादातर, और सारे क्रिश्चियन लोगों के द्वारा बनवाए हुए मिलेंगे। अंग्रेज आए तो शिक्षा आई देश के अंदर। पहले शिक्षा थी नहीं, पहले हमारे जो उपनिषद थे, धर्म गुरुकुल ग्रंथ थे, गुरुकुलों में वेद हाँ थे, पर जी ये पढ़े जाते थे। और इनको पढ़ने के लिए केवल एक जाति थी, दूसरी जाति पढ़ नहीं सकती थी, ठीक है ना? जी जी शस्त्र की ज्ञान ले सकती थी, दूसरी जाति कर सकती थी। वैसे थोड़ा बहुत पढ़ सकता था अपना गुणाभाग के लिए। शूद्र इज नॉट अलाउड देयर, जी नो एंट्री बोर्ड लगा हुआ था शूद्रों के लिए। भाई मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ
ये तो कर्ण, अंगराज कर्ण का है ही उदाहरण कि अंगराज कर्ण उदाहरण, को जो आप हाँ, शिक्षा, बिल्कुल बिल्कुल। वो बात हम कह एकलव्य, बिल्कुल। एकलव्य दूसरा उदाहरण है। दो तीन उदाहरण है। और यहाँ पर मॉडर्न कल्चर में आ जाए तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उदाहरण है, सावित्री बाई फुले उदाहरण है, ज्योतिबा फुले उदाहरण है, छत्रपति साहू जी उदाहरण है, संतराम बीए प्रजापति उदाहरण है, बहुत से उदाहरण। तो आप सोचिए कई सालों तक, कई सालों तक शिक्षा से महरूम रखा, संपत्ति रखने से महरूम रखा, सुख सुविधाओं से महरूम रखा, ठीक है ना। अब हम कैसे बराबरी कर सकते हैं उन लोगों की? नहीं कर सकते ना। तो जी 5,000 साल तक आरक्षण को लागू कर दीजिए, हम उनकी बराबरी पर आ जाएंगे 4-5 हजार साल बाद। अभी तो 30 साल हुए हैं, केवल 30 साल, 30 साल में ही खटक गया है। अब कारण आरक्षण आपका था मैं हर चीजों पर। भैया जी थोड़ा अभी इस सवाल को और थोड़ा बड़ा करेंगे, इसी को थोड़ा सा और टिप्पणी करेंगे। जैसे कि अभी रील, दुनिया भर की रील वायरल हो रही है, आरक्षण हटा दो, अब तुम हमारी बराबरी पे आगे हो, ये है। अभी राकेश टिकैत जी ने एक भाषण दिया था, वैसे तो ओबीसी समाज पूरा दबंग है, पर जहां आरक्षण की बात आती है तो वो गरीब है। अच्छा, एक तो बात ये होगी आरक्षण वाली। दूसरी बात ये, आज से अभी आपने बोला शूद्र और ये ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये वर्ण हमारे होते थे, तो इनके आधार पे जब ये जातियां बटी या अंग्रेज अपना गए, तो जमीन जायदाद भी तो इनको ही मिली ना, जो सामान्य कैटेगरी में आज की डेट में आ रहे हैं। तो वो कहां से हमारा वो कर लेंगे कि भाई ओबीसी समाज को तो नहीं दी गई, एससी समाज को तो नहीं दी गई जमीन जायदाद। तो आरक्षण उन्होंने दो ही मुकाबलों में ये चीज होगी कि भाई आरक्षण उनको दे दिया कि तुम्हें, हम गरीब वंचित रहे, तुमको जमीन जायदाद दे दी। अब तुम वो जमीन जायदाद बेच के खा गए, अपने दिखावे में मर गए उन जमीन जायदादों को ले लेके। तो आज आप ये बात कह रहे हो आरक्षण हटाने वाली। तो इस बात को आप डिस्क्राइब करिए कि भाई वो जो कहते हैं इस बात को कि भाई कि अब तो ओबीसी समाज और एससी समाज खूब संपन्न हो गया, खूब नौकरियां लग गई, बट वो तो भरपाई नहीं होगी ना कि भाई आपको किसी को 10 किले दे दिए, किसी को 100 किले दे दिए, किसी को ये दे दिया। पर ओबीसी और एससी समाज जो जहां तक भी रहा, वो तो दलित ही रहा ना उस समय भी। तो आप आरक्षण हटाने वाली बात किस प्रकार रख रहे हैं ये लोग आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से, थोड़ा उस पर भी थोड़ा टिप्पणी करके रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है रवि भाई। और देखिए देखिए एक चीज बड़ा स्पष्ट रूप से कहूंगा कि वो लोग इसीलिए फॉरवर्ड बोले जाते हैं, इसीलिए वो सामान्य बोले जाते हैं, इसीलिए वो सवर्ण बोले जाते हैं। वो अपने हक अधिकार के लिए जागृत हैं। वो, उन्हें कहाँ क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या करना है, किस तरीके से वो जानते हैं सब चीजों को, इसीलिए वो करते हैं। लेकिन हमारा पिछड़ा सो रहा है। हमारा दलित तो एक्टिव है, दलित एक्टिव है। दलित में भी, वो भी विशेष रूप से जाटव, जी ओबीसी में यादव, और थोड़ा बहुत जाट, कुर्मी और साथ थोड़ा बहुत, ये चार पांच, तीन चार जातियां जो फॉरवर्ड हैं, जो मतलब बढ़ चुकी हैं, या जो शिक्षा के महत्व को जान चुकी हैं, जो आरक्षण के महत्व को जान चुकी हैं। बाकी रवि भाई देखिए, मैं तो साफ कहता हूं, आइए गांव चलते हैं किसी। आज जी भी मैं अभी आपको गिना दूंगा, बिसौली जहां मैं रहता हूं, उसके 10 गांव गिना दूंगा, जिस 10 गांव में अभी भी ग्रेजुएट लड़कियां नहीं मिलेंगी आपको, ओबीसी की। 10 लड़कियां ग्रेजुएट नहीं मिलेंगी, सिंपल ग्रेजुएट, नॉन प्रोफेशनल ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जी सिंपल जी जैसे जी बीए कहते हैं, जी बैचलर, जी जी बैचलर इन बैचलर इन आर्ट्स, आर्ट्स कहते हैं, बैचलर ऑफ सिंपल, आर्ट्स। सिंपल बीए नहीं मिलेंगी। किसी प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूं कि प्रोफेशनल साहब कोर्स की बात कर रहा हूं। तो कैसे बराबरी कर ले? फिर मैं कह रहा हूं, उस बात को नोट कीजिए, नोटिस कीजिए, सब कुछ उन्हीं 2 लाइनों में कर। 5,000 की बराबरी 30 साल में की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती नहीं की जा अभी। सकती। पर पांच ये हजार जो हाँ, आज ये आज मानता बजाय हूं, है ना। ये मानता हूं, सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्निकल का जमाना है। 5,000 की साल की जो है बराबरी 200 साल में, 300 साल में की जा सकती है, 400 साल में की जा सकती है। तो कम से कम ये आरक्षण 500 साल चलना चाहिए, तब जी जाकर के इसके बंद करने की बात होनी चाहिए। और सुनिए, आरक्षण जिस दिन बंद हुआ ना, जी उस दिन इस देश के अंदर कत्लेआम होगा। उस देश के अंदर क्रांति आएगी। उस दिन देश में ना जाने क्या से क्या होगा। आरक्षण इतनी आसानी से खत्म नहीं वो तो होगा। भैया जी, अभी यूजीसी तो अभी चलो, इसमें तो स्टे लग गया यूजीसी में। आप यूजीसी का उदाहरण देख लीजिए। मैंने अभी कल ही एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें एक ब्राह्मण समाज का कोई
प्रोफेसर था, जन आम आदमी था, अ, वो गालियां दे रहा है ओबीसी समाज के बच्चों को, बुरी बुरी गालियां दे रहा है, बहुत गंदी गंदी गालियां गालियां दे रहा है, और पुलिस खड़ी सुन रही है। तो कहां तक जस्टिफाई करें इस चीज को हम? तो देखिए आरक्षण तो एक तरीके से ढाल ढाल है ये। और बाकी ओबीसी समाज को तो चलो इतना फायदा नहीं है भैया जी, बाकी बाकी एससी समाज को ज्यादा फायदा है। बट ये यूजीसी से ओबीसी को थोड़ा सा यूनिवर्सिटियों में थोड़ा सा लगाम लग जाती है, भेदभाव जो होता है उस पर थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बट यहाँ भी स्टे लग गया। अभी इतना विरोध होने के कारण भी हमें गालियां सुनाई जा रही हैं, क्योंकि हम तो अपने आप पे गिनेंगे ना, ओबीसी समाज तो हमारा ही है, तो हम तो अपने आप में गिनेंगे भाई हमें गाली दी जा रही है, हमारी किसी बहन को गाली दी जा रही है, चाहे वो किसी भी समाज से आ रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि उसने गाली हमें दी है, ना कि उस बहन को दी। रवि भाई, एक बात कहूं मैं, जी। क्या किसी इस यूजीसी का विरोध किसी मुस्लिम ने किया? नहीं, मुस्लिम ने नहीं किया। और हमें सबसे ज्यादा डर और नफरत किसके खिलाफ भरी जाती है? मुस्लिम के खिलाफ ही भरी जाती है। भय भय किसके खिलाफ दिखाया जाता है? मुस्लिम के खिलाफ दिया जाता जी है। जी जी। डराया किससे जाता है? मुस्लिम से डराया जाता है। नफरत किसके लिए भरी जाती है? मुस्लिमों के लिए। मारकाट किसके लिए भरी जाती है? अभी एक दीपक दीपक मोहम्मद दीपक फेमस हुआ पूरे देश के अंदर, हाँ क्योंकि हाँ उसने हाँ। नफरत बेचने का काम नहीं किया। उसने नफरत बेचने का काम नहीं किया। उसने दिल से, उसके दिल से निकला था। केवल क्या नाम ही तो पूछा था, उसने दिल से निकला। और ये वास्तविकता है। ओबीसी, देखिए एक और बताऊं, धन्य है यूजीसी, मैं तो महान कहूंगा यूजीसी आया। और यूजीसी आने के बाद ओबीसी बहुत से लोगों को हो रही है। आज रवि भाई मुझे खुशी हो रही है कि मैंने लड़कों को तो ये देखा कि उनको साथ में आया कि असली विरोधी हमारा मुस्लिम नहीं है। मैं कह रहा हूं आज, देखिए मैं भले, अब इसको समाजवादी से मत जोड़िएगा, प्लीज नहीं नहीं नहीं, प्लीज मैं इसको पार्टी समाजवादी पार्टी से वाली मत बात जोड़िएगा। ही नहीं, मैं ले ही नहीं रहा पार्टी वाली मैंने बात। मैंने अभी तक कोई समाजवादी की बात अगर की हो तो बता दें, मैंने कोई जी जी। समाजवादी की बात नहीं की। मैंने जब राजनीति की बात छुड़ी तो मैंने बताया भी कि बसपा ने हमारे व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को विधायक बनाया, बसपा ने एमएलसी भी बनाए, बसपा ने भी मंत्री बनाए, ठीक है ना। कांग्रेस, जी हाँ, इन दो पार्टियों ने हमें कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने भी क्यों कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न मैं बड़ी बड़ी डिबेट में भी पूछ चुका हूं। आपकी डिबेट में जिक्र करने का मुझे नहीं लगता उसका जिक्र करूं, क्योंकि बड़े बड़े मेरे ख्याल से वो वाली योग्यता वाली वीडियो तो मेरे ख्याल से शायद ही भारत का कोई, हमारे प्रजापति समाज का, मैं धन्य देना चाहता हूँ, प्रजापति समाज के सभी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बड़े बड़े फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वाला, जिसने वो वीडियो नहीं चलाई थी, और लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी है जाकर के, ठीक है ना। जी जी जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप समझिए, आपका यूजीसी आपको थोड़ा सा हक भी नहीं दिला रहा था, कुछ यूजीसी कुछ हक नहीं दिला रहा था आपको, कोई नौकरी नहीं दिला बिल्कुल रहा था, कोई नहीं, सब मेरे बस को तो ये बात पता है, यूजीसी से आम पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें सिर्फ कोई वो। बस पर एक क्या थी वो, मेरी अगली बात पूरी, बस आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए था वो। जी जो जी। आपका सम्मान नहीं होता था, आपका नट हुआ, कल हुआ, धन हुआ, कौआ, कलुआ, मुटुआ, लंगड़ा, गहरा, ये जो इन शब्दों की जो उपाधि दी जाती थी, ये उपाधि से बचा देता आपको, बिल्कुल बिल्कुल, ये वो उपाधि एब्यूज को बचा करने से देता। रोका जा रहा था कि भाई तुम अच्छा, एक एक एब्यूज नहीं करो रवि ये। रवि रवि एक बात और मुझे याद आ गई, मैं कह जी दूं, क्योंकि कोई बात नहीं, मैं आज आपके समाज के लोग ज्यादा देख रहे हैं। एक्चुअली वर्ण व्यवस्था में क्या था? जी। वर्ण व्यवस्था में जाति देख करके नाम रखे जाते थे। किसी अच्छी जगह पर हुआ, ब्राह्मण में विशेष रूप से, तो नाम पर रखा जाएगा बुद्ध प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, ज्ञानचंद। हाँ। ज्ञान को किस स्थान से? और क्षत्रिय में पैदा हुआ तो शेर सिंह, शेर शेर लगाया जाएगा। वहीं पैसे वाले में हुआ तो धन से जोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही शूद्र में पैदा होता था ना, मंगलिया, बुधिया, जी जी जी। पपुआ,
ये गैर बराबरी जो थी समाज में, इस गैर बराबरी को हमारा समाज भूल चुका है। ये गैर बराबरी को खत्म करने के लिए आरक्षण आया, इस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए मंडल कमीशन आया, और इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए ही यूजीसी आ रहा था। इस बात को पिछड़ा व्यक्ति जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा, और समझ गया था। ये सल्यूट करता हूं मैं, पिछड़ा व्यक्ति आज समझ गया बिल्कुल था बिल्कुल, कि यूजीसी पहली यूजीसी बार हमारे। ऐसा देखने को मिला कि ओबीसी समाज रियल में ही आगे आया, क्योंकि उन्होंने भी बात भी रखी ना, जो रियल में एब्यूज हो रहे हैं, जो प्रताड़ित हो रही हैं, जो हमारे बहन भाई जो आज यूनिवर्सिटीज में हैं, तो वो सामने भी आए ना खुल के कि हमें ये चीज किया गया। तो ठीक है, अभी इसका इसका जो फैसला शायद 15 मार्च का दिया गया है शायद, मेरे हिसाब से। हाँ, 15 मार्च डेट लगी है, लेकिन देखिए अब मैं आपको और आगे बोल रहा हूँ। जी। अच्छा भैया जी सुनो, 15 मार्च आप इस पे थोड़ा टिप्पणी भी कीजिए, और इसकी जो सदस्य जो कार्यकारिणी थी, इसमें जितने सदस्य थे वो कौन कौन से समाज से थे, केवल ओबीसी से थे या फिर जनरल से थे? तो इस पे थोड़ा टिप्पणी करिएगा। नहीं, इसमें 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 सभी समाज के लोग थे। जी जी। और देखिए, मैं क्षत्रिय समाज के 3 लोगों की पूजा करता हूँ। जी ठीक है। सबसे पहले पूजा करता हूँ विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जी। वीपी सिंह। क्यों करता हूं? क्योंकि उन्होंने ही मंडल कमीशन की पहली रिपोर्ट मानी। और जो है, पिछड़ों के लिए 27% उत्तर प्रदेश में, और बाकी मैं बता ही दिया, कई प्रदेशों में आरक्षण लागू हुआ, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में। जी जी। दूसरा दूसरा पूजा करता हूं मैं अर्जुन सिंह की, जो कांग्रेस के नेता थे, और विश्वनाथ प्रताप उनकी बीपी सिंह की सरकार आई थी, तो उन्होंने जो है शैक्षणिक शैक्षणिक स्थानों में उनका लागू किया। जी ओबीसी थे, बाकी उस 32 में ब्राह्मण भी लोग थे, क्षत्रिय भी लोग थे, ओबीसी के भी लोग थे, एक दो एससी के भी लोग थे। 32 लोगों की पूरी एक लिस्ट है, कमेटी है, पूरा तो मुझे अभी एक एक नाम याद नहीं है, नहीं, लेकिन सभी मेरे पास भैया जी, मेरे पास पूरी लिस्ट है वो ऑलरेडी। तो मैं लिस्ट मेरे पास है। ये क्वेश्चन में इसलिए इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि युवाओं को पता होना चाहिए कि भाई उस कार्यकारिणी में उसमें सभी समाज से लोग थे, जो नहीं जो जनरल कैटेगरी में भी आ रहे हैं, और ओबीसी में भी आ रहे हैं, एससी में भी आ रहे हैं। और फिर नहीं उसका विरोध उस लेवल पे जब। जी वो देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, मैं पहले ही कह चुका हूँ ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह सामाजिक न्याय के प्रेमी थे, सामाजिक न्याय किया उन्होंने। अर्जुन सिंह सामाजिक न्याय प्रेमी थे, सामाजिक न्याय किया। दिग्विजय सिंह सामाजिक न्याय प्रेमी थे, सामाजिक न्याय किया। ये लोग ये लोग समाज जो लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं, उन लोगों ने उन वो लोग यूजीसी का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक न्याय ना मानने वाले लोग रोडों पर खड़े हुए थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर, रवि भाई, देखिए, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का व्यक्ति हूं, मैं सीधा सा बताऊं। जी। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस, जब उसके यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, तो जी बताइए कोई एक विरोध कहीं किया गया हो किसी भी तरीके का, पुलिस द्वारा कोई कोई गिरफ्तारी की गई हो, पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज किया गया हो, पुलिस द्वारा कहीं आंसू गैस छोड़ी गई हो, पुलिस द्वारा कोई लाठी चार्ज किया गया हो, पुलिस द्वारा किसी भी तरीके का उसको उस धरना प्रदर्शन को, अंग प्रदर्शन को, शारीरिक प्रदर्शन को रोक लगाने का प्रयास की एक वीडियो कहीं आई हो तो बता मैं दीजिए। भैया जी, लेकिन मैं भी इसी बात को लेके बहुत अच्छा शुक्रगुजार हूँ कि ये यूजीसी आया, तो कुछ पुरानी मेरी जो यादें थी, मेरी वो ताजा होगी। मैं अपने भाई को शेयर कर रहा था कि भैया जी मेरे साथ ऐसी बात थी, 2011 के समथिंग की बात थी। मैं फलानी यूनिवर्सिटी में गया था और मैंने संस्कृत से था, तो ऐसे से मेरे दो दोस्तों का तो हो गया चयन, मेरा चयन नहीं हुआ। तो ये यूजीसी अब समझ में आ रहा है। तो ये यूजीसी इस कारण भी ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो जितने भी ये यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, उसमें सभी जितने भी प्रोफेसर हैं उसमें ज्यादातर ही सामान्य वर्ग के ही बैठे हुए हैं। तो नहीं, उस पे भी हाँ, कैसे लगाम लगाई जाए, तो उसका तो। वो बात है।
वो बात अधूरी रह गई जो आप कह रहे थे ना, 15 मार्च को डेट लगने वाली है। जी जी जी। 15 मार्च को रिजल्ट सबको पता है क्या होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां बैठे हुए लोग कौन है? वहां सामाजिक न्याय के लोग नहीं बैठे हुए हैं। जी। सामाजिक न्याय के लोग नहीं बैठे हुए हैं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, वहां कुछ नहीं होना है, वहां यूजीसी खारिज होना है। कि नहीं, यूजीसी सरकार को नहीं लागू करना चाहिए, मैं आज ही कह रहा हूँ आपसे। यदि अगर कहा भी यूजीसी जाएगा, यदि यूजीसी खारिज होगा तो इसका परिणाम हमारे युवा या हमारा ओबीसी समाज किस प्रकार निकाले, इसका परिणाम कैसे निकले? क्योंकि नहीं विरोध, नहीं रवि यदि भाई यदि बड़ा, ओबीसी समाज विरोध नहीं करेगा तो फिर आगे तो फिर बिल्कुल ये लगा लो कि इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा बिल्कुल भी। सिर्फ वो डिबेट का ही मुद्दा बन जाएगा। फिर जो भी आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई सब स्वर्ण समाज जो आज के टाइम में कह रहा है, हालांकि स्वर्ण समाज का कोई वर्णन नहीं है किसी भी संविधान में भी नहीं, किसी पुस्तक में भी नहीं कि स्वर्ण समाज कोई है। सामान्य वर्ग आता है वो। सामान्य वर्ग तो फिर नीचा और दिखाएगा ना कि देख लो हमारी पावर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रवि भाई, ओबीसी चादर तान के सो रहा है, मैं आपको इतना बताऊं। ओबीसी घर से नहीं निकलेगा, ये मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। हाँ, लेकिन उसकी आत्मा जाग चुकी है, इतना तो दूंगा कि उस आए तो ये गलत तो हो रहा है। बात है ना, हम भी ना बोले तो लेगा खोलेगा कौन? जी। तो भैया इसलिए हम तो बोल रहे हैं, ठीक है ना, नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल। बोल रहे हैं। जो अगर बोले जो हाँ, बोलेगा वो ही समाज को आगे लाएगा, क्योंकि बिना बोले तो कोई काम होना नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ बिना हाथ चलाए तो खाना भी नहीं खा सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। बोलना पड़ेगा। और मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ आज आपको। जी जी। मेरा थोड़ा सा आपके प्रति जो वो था, वो भी थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, मुझे लगता था आप कहीं, मुझे नहीं नहीं, लगता है मैं आप अच्छी अच्छी चीजों का, भैया जी देखो, अच्छी चीजों का समर्थन और समाज के हित में चीजें करनी चाहिए। मैं भी हालांकि मैं भी पहले दूसरी दूसरी मानसिकता मानसिकता है। और हमारे साथ में जितने भाई हैं, भेदभाव हमारा नहीं है कोई भी, जितने भी हमारे साथ और समाज के भी लोग हैं। बट बाकी बाकी जो ये यूजीसी बिल था ना, यूजीसी बिल ने बहुत सारा माइंड सेट हमारा चेंज किया है। बाकी बाकी किसी की आस्था हिंदू धर्म में है, मूर्ति पूजा में है, भाई वो सब अपना अपना कर रहे हैं, उस पर हम नहीं कह सकते। बट बाकी आपका जो पॉइंट था, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जरूरी ग्रहण करें। कितने भी काम छोड़ के आपको पढ़ाई जरूर करनी है। तभी आप कुछ बन पाओगे, तभी आप समाज को रिप्रेजेंट कर पाओगे, तभी अपने आप को रिप्रेजेंट कर नहीं, पाओगे। मैं तो देखो, जी मैंने तो रवि भाई सीधा कहा, जी अगर मुझसे कोई पूछेगा मंदिर का रास्ता इधर है और शिक्षा का रास्ता इधर है, किधर जाना है, स्कूल का रास्ता इधर है, जी। मैं तो ये कहूंगा सारे मंदिर एक तरफ, शिक्षा का मंदिर एक नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो बात अच्छी, वो बात तरफ अच्छी है वो। शिक्षा, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी आस्था आस्था अपने के लिए रखो, बट पढ़ाई पढ़ाई पहले। वो वो उसको दिखावे की जरूरत नहीं है, उसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, उसको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल लोगों में अति उत्साह में नहीं आना है। उसके लिए आप दिल में रखिए उसको। आप दिल में किसी को पूजते हैं, किसी को मानते हैं, किसी में श्रद्धा रखते हैं, किसी में आस्था रखते हैं, तो वो उसको रखिए। उसको उसको मना नहीं है, उसको मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उसको डिनाई नहीं कर सकता। मैं होता भी कौन हूँ डिनाई करने वाला, ठीक है, बिल्कुल। मैं कोई नहीं होता हूँ। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ, आज तक अगर हमें कुछ मिला है तो शिक्षा के बल पर मिला है। बाकी बाकी कई कई व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज पढ़ते रहते हैं, मैं नहीं उनको जिक्र करना चाहूंगा कि अगर ये सब कुछ होता तो नहीं नहीं, देश देखो भैया जी, इतने साल दुनिया गुलाम। दुनिया एक जैसी नहीं क्या? है। बट जो चीजें हम, हमारा मेन मकसद है कि अपने जो समाज, ओबीसी समाज है, ऐसी समाज है, उन भाइयों से हम जुड़ रहे हैं। जो भी ये इस ऐसी लाइव स्ट्रीम होंगे, उनको सोशल जानकारी होनी चाहिए, अपने हक का पता होना चाहिए। इसमें ना तो कोई समाज वाली बात आ रही, ना कोई जातिवाद वाली बात आ रही। ना हम जातिवाद वाली बात करें, हम सिर्फ अपने हक वाली बात कर रहे हैं। ये भाइयों को पता होना चाहिए। जो पढ़ाई कर रहा है, कोई राजनीति में आना चाह रहा है, उन चीजों को पता होना चाहिए। तो सिंपल है, जातिवाद वाला कोई बात ही नहीं कर रहे हम इसमें। और भाई, और जी भैया जी, कोई युवाओं के लिए कोई अच्छा सा संदेश आप देना चाहो तो आप थोड़ा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।
देखो, मैं युवाओं के लिए बस एक संदेश देना चाहूंगा कि जिंदगी में एक बार आए थे, जीवन एक बार लिया था। 100 हजार लोग दौड़ रहे हैं रवि भाई, हजार जी लोग दौड़ रहे हैं, और हजार लोगों में चार पांच लोग, जिधर सब दौड़ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार पांच लोग दौड़ रहे हैं। जी ठीक है ना? मैं गारंटी बता रहा हूं, उन हजार लोगों को कोई नहीं देखेगा, केवल किन लोगों को देख रहा होगा आदमी, सब उन चार पांच लोगों को विशेष रूप से देख रहे होंगे। सबकी निगाहें उन चार पांच लोगों पे होंगी। जी ये ये 100% फैक्ट बात है। ये बात इसलिए मैंने एग्जाम्पल से कही कि लीक पर तो दुनिया चलती रहती है, उस लीक से चलेंगे तो आपका नाम होगा नहीं होगा इसका पता नहीं। लेकिन अगर आप लीक से हट करके कुछ करेंगे, ठीक है ना, जो डेली रूटीन है उससे कुछ हट करके करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका नाम होगा। आप समाज को कैसे अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकालें, जी अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकालें। अगर एक व्यक्ति शिक्षित होने के बाद अपने समाज को अंधविश्वास और पाखंडवाद में ढकेलने का कार्य कर रहा है, तो आपसे बुरा व्यक्ति मेरे मुझे नहीं लगता कोई है। मैं नहीं मानता, ठीक है, आपसे बुरा व्यक्ति नहीं है कि आप अंधविश्वास और पाखंडवाद में व्यक्ति को कुचल रहे हैं। आप शिक्षा के बल पर तरक्की करने का कार्य करें, अपना उद्देश्य बनाएं, अपना एम बनाएं। उस एम को एक बार में प्राप्त नहीं किया जा सकता, जी छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। उस स्टेप में पहली बाधा को पार करें, दूसरी बाधा को पार करें, तीसरी बाधा को पार करें, चौथी बाधा को पार करें। छोटी छोटी बाधाएं आएंगी, बीच में हो सकता है एक आध बाधा इतनी तगड़ी आ जाए कि वो आगे का रास्ता ही बिल्कुल स्टॉप कर दे, लेकिन उस समय भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपको बढ़ते रहना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चार बच्चे, चार लड़के थे, चारों लड़कों में रवि भाई, चारों लड़कों की अंत्येष्टि उन्होंने नहीं देखी थी अपने। जी समझ सकते हैं आप? चारों बच्चों की अंत्येष्टि उन्होंने अपने हाथों से नहीं की थी, देखी ही नहीं थी। कभी कहीं थे, कभी कहीं थे, कभी कहीं थे, और अंत्येष्टि होगी। क्योंकि अब तो अब वो सिस्टम, पहले वाला सिस्टम, अब वाला सिस्टम थोड़ी था कि प्लेन आ गया, ट्रेन आ गई, वो हाँ पहुंच जाएंगे। हाँ पहले कोई, चारों बच्चे उन्होंने इस देश के लिए शहीद किए, लेकिन आज अम्बेडकर जिंदा है, हर व्यक्ति के, हर व्यक्ति के दिल में जिंदा। ये निकली थी, पहली महिला थी, निकली थी घर से पढ़ने के लिए, आज आज जो है करोड़ों लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। तो हमें बिल्कुल कोई ऐसा काम करना है जो जो लीक से हट करके हो, जो हमें आगे बढ़ाए, लोगों में दिलों में जी भावनाओं को समझे। भैया जी, अभी हमारा एक एक सवाल रह गया था, छोटा सा सवाल था। वो सिर्फ प्रजापति समाज के लिए ही है वो सवाल। आप थोड़ा उसको भी थोड़ा सा रखिए कि हमारे जो यूपी में माटी कला का चेयरमैन कौन है, और हमारे यूपी में अभी तक यूपी और भारत में प्रजापति समाज की कितनी जनसंख्या है। थोड़ा इस पे थोड़ा सा और बताइए। देखिए, ये सिर्फ है नॉलेज क्या, नॉलेज के लिए, थोड़ा नॉलेज के लिए केवल ये। 5% मान लीजिए। अच्छा, यूपी में? 4 से 5%, 4 से 5% के बीच में, यूपी यूपी के अंदर। यूपी के अंदर, और पूरे भारत में? वो पूरे भारत के अंदर लगभग 3 से 4 के बीच में। अच्छा, और अपना 3 से 4। यूपी में माटी कला का चेयरमैन कौन है? इस समय कोई चेयरमैन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, अब थोड़ा राजनीतिक बात कह, खुल के ही कह दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है। और ये मैं कई बार डिबेट के माध्यम से कह चुका हूँ। 543 लोकसभा सीटें हैं, 2014 में इनकी सरकार, अब मैं खुल के कह रहा हूँ, 2019 में सरकार बना दी, 2024 में सरकार बना दी, और सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा प्रजापति भाजपा को वोट देने का कार्य कर रहा है। ये सच्चाई है, बिल्कुल जी 90% से ज्यादा। ठीक है, चाहे वो नहीं, हिंदुत्व के नाम बिल्कुल पर, चाहे अज्ञातता के नाम पर, चाहे मुस्लिमों के डर के नाम पर, चाहे नहीं, कुछ भी कह दीजिए किसी। वो सिंपल एजेंडा है भैया जी। वो हमें हाँ। पता है। वो देखो, मैं जैसे मैं युवाओं के संग रहता हूँ, बातचीत भी होती है। ग्रुप्स तो मैं चलो कम देखता हूँ, बाकी उनकी एक ही वो होती है कि भाई सिंपल सी हिंदुत्ववादी है बीजेपी सरकार, इस कारण इस बहकावे में आके वो कर देते हैं। तो
लेकिन अब बहकावे से बीजेपी का अब तो निकल जाना चाहिए। रवि भाई टोकूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, अब तो निकल जाना चाहिए कि धोखा था हमारे अभी साथ हिंदुत्व अभी जब कोशिश यही रहेगी कि अब तो की। यूजीसी बीजेपी तो नहीं, मैं तो ये कहूंगा ओबीसी समाज के जो जितने भी समाज आते हैं ओबीसी में, भाई अपनी एक पार्टी बनाओ, या फिर किसी एक पार्टी से ऐसी से जुड़ो, सपा पार्टी हो या बहुजन पार्टी, जो अच्छी टिकट दे और जो बीजेपी जो ओबीसी के हक में कार्य करे। टिकट भी होनी चाहिए ताकि हमारी आवाज उठा सके। मैं तो कहूंगा कि सपा पार्टी आपको टिकट दे भैया जी, ताकि प्रजापति समाज एक मत होके आपको सपोर्ट करे, ताकि आने वाली जनरेशन, जैसा अभी यूजीसी ने इतना हमें नीचा दिखाया है, क्योंकि नीचा इसमें उन बच्चों ने नहीं देखा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, नीचा हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे कितनी गाली गलौज हो रही है, बहन माँ बहन की एक हो रखी है। तो आप जैसे भाई मान लो विधानसभा में बैठेंगे, संसद में बैठेंगे, तो डिबेट होगी इस चीज पे और मुद्दा उठाया जाएगा, तो तब थोड़ा समाज को थोड़ा आगे आने का मौका मिलेगा। तो ये देखिए सीधी ठीक बात। है, वो हिंदू तो विचारधारा की है, वो ठीक है, वो अच्छी बात है। बाकी बाकी अपना जो एमएलए हो, एमपी हो, उनको ऐसा चुने जो आपके हक में हो। भाई रवि भाई, विधायिका में हमारे लोग नहीं, जी न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं, जी। कार्यपालिका में हमारे लोग नहीं। ठीक है, कहीं हमारे लोग नजर आते हैं आपको? नहीं नजर बिल्कुल आते। बिल्कुल नहीं है, जब बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में हमारे लोग नहीं, ठीक है ना, ये यूजीसी में हमारे लोग नहीं, सचिवालय में हमारे लोग नहीं, राजभवन में हमारे लोग नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय में हमारे लोग नहीं, प्रधानमंत्री सचिवालय में हमारे लोग नहीं, राष्ट्रपति सचिवालय में हमारे लोग नहीं। जब हमारे लोग हैं ही नहीं वहां पर, तो हमारे लिए मिलेगा क्या? नहीं, भाई बिल्कुल देने बिल्कुल वाले तो वही लोग हैं। अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, कहावत है। बिल्कुल बिल्कुल। अंधा बांटे रेवड़ी, व्यक्ति रेवड़ी जब बांटता है तब भी वो किस किस को कोशिश करता है? अपने अपने को देने को करता है। उनकी तो ये कहा जाता है पूरी आंखें खुली हुई हैं, तो वो किसे बिल्कुल देते बिल्कुल होंगे? बिल्कुल। सोचिए, वो क्या देते होंगे? वो तो सब अपनों को ही देंगे ना देंगे। और इसीलिए 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 इसको कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। और जी मैं, रवि भाई आपने सुना हो, मुझे अगर ठीक सुनते हो तो मैं चार चीज, जब भी मीडिया पर बैठता हूँ, वो भाजपा वाले ले जाते हैं हिंदुत्व की पिच पर, जी। जिसे हिंदुत्व की कहते हैं। हिंदू हिंदू व मुसलमान की पिच। मैं उनको लाता हूँ चीजों पर। पहला कॉलेजियम सिस्टम, जी दूसरा लेटरल एंट्री, तीसरा ईडब्ल्यूएस, चौथा एनएफएस और आरक्षण। मैं इन 5 चीजों पर लेके आता हूँ और इन पर कभी फिर चर्चा करेंगे। अभी मेरे कई फोन आ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। आज थोड़ा इन पर लाइव फिर स्ट्रीम को भी थोड़ा घनी लंबी हो गई है, वैसे 1.5 घंटे की समथिंग हो गई है, तो आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। तो हम जल्दी ही जी। एक और लाइव स्ट्रीम करेंगे ऐसी अच्छी वाली। तो मैं इन 5 चीजों पर बोलता हूँ। और रवि भाई, जिस दिन इन 5 चीजों को लोगों ने समझ लिया मेरे पिछड़े समाज में, जी उस दिन वो बच्चा कामयाब होने से रोक नहीं सकता। दिमाग में ये 5 आ गई। अब आप इन पर ही चर्चा करें, ईडब्ल्यूएस पर चर्चा करें, लेटरल एंट्री पर चर्चा करें, कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चा करें, और आरक्षण 5,000 सालों बाद हमें क्यों मिला? हमें पढ़ने जी का हक, संपत्ति रखने का हक 5,000 सालों तक क्यों नहीं मिला? इन पर जी जी चर्चा करें। निश्चित रूप से समाज सुधर जाएगा। निश्चित रूप से समाज सुधर जाएगा। ये समाज की कड़ी, मतलब ये मान लीजिए, चाबी मान लीजिए। बिल्कुल। भैया जी अभी ना लाइव स्ट्रीम को थोड़ा ना अभी बंद करेंगे, क्योंकि मेरा भी अभी इसमें फोन में भी थोड़ा वो है, बैटरी कम है, तो इसको सेव करना जरूरी है लाइव स्ट्रीम को। काफी अच्छी बातें आपने रखी है, और जल्दी ही हम आपसे दोबारा लाइव करेंगे। और आज की लाइव स्ट्रीम के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अ, अभिनंदन है, धन्यवाद है कि आपने इतना इतना सारा इतनी सारी ज्ञान की बातें और इतनी नॉलेज की बातें रखी हमारे व्यूवर्स के साथ में। और मेरी आशा यही रहेगी कि जल्दी से आपके संग में एक और लाइव स्ट्रीम करी जाए। तो नहीं नहीं, बिल्कुल। जब जब आज के आप लिए बहुत बहुत धन्यवाद जब आपका। आप जब आप कहेंगे समय निकाल लूंगा, ठीक है? जी जब जी आप जी। और आज के लिए बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद, तो जल्दी मिलते हैं, ठीक है भैया जी। नमस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद।